हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब आप? और जैसा कि आपको बताया था कि लास्ट टाइम बिल्कुल बेसिक पार्ट, जैसे आज फर्स्ट क्लास ये लगा लो, बेसिक स्टार्ट भी किया था। परसेंटेज पार्ट ध्यान है ना, जितने भी कंसेप्ट होते हैं अर्थमेटिक के वो करीबन करीबन 50% 60% या करीब परसेंटेज पर डिपेंड होते हैं। अर्थमेटिक का जो पार्ट होता है जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, परसेंटेज हुआ, SI CI रेशियो, DI पार्ट, टाइम एंड वर्क का एफिशिएंसी कंसेप्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये सारे के सारे पार्ट को बिल्कुल बेसिक से समझने के लिए सबसे बेस्ट जो टॉपिक है वो परसेंटेज टॉपिक हमें अच्छे ढंग से आना चाहिए। और इसका करने के बाद करीबन करीबन 12 से लेकर 14 नंबर ऐसे हैं कि जो परसेंटेज पर डिपेंड होते हैं। सबसे महंगा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, जो कम से कम 6 नंबर का है ही है। 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, उसके अगर आप डिस्काउंट को शामिल कर लो तो 3 क्वेश्चन हो जाते हैं, वो भी परसेंटेज पर डिपेंड है। और लास्ट टाइम आपको बिल्कुल ब्रेक करना दिया था, याद है ना? 1/2 कितना होता है? 50% होता है। 1/3 कितना होता है? 33 एंड 1/3 होता है। 1/4 25% होता है। 1/6 16 2/3%। 1/7 14 2/7%। 1/8 एक बार मैं लिख देता हूँ, नोट भी कर लेते हैं, ठीक है ना? परसेंटेज का पार्ट, ठीक है ना, ये परसेंटेज बचे। और इसमें परसेंटेज का साइंस, इसका मीनिंग होता है आउट ऑफ 100, 100 में से। और आपको ये परसेंटेज लास्ट टाइम दिए थे 1/2 50%। और बहुत सिंपल, परसेंटेज बनता कैसे? इनटू में 100 करके। परसेंट बनेगा कैसे? गुणा में 100 करके। परसेंट ब्रेक कैसे होगा, टूटेगा कैसे? डिवाइड में 100 करके। अगर आप 50 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 1/2 बन जाएगा, या 1/2 के गुणा में 100 करेंगे तो 50% बन जाएगा। 1/3 1/3 कितना होता है? 1/3 यह आएगा आपका 33 एंड 1/3%, 33 सही 1/3%। 1/4 1/4 यह आएगा 25%। 1/5 यह आएगा 20%। 1/6 यह आपका आएगा 16 2/3, 16 सही 2/3%। 1/7 यह आएगा 14 2/7, 14 सही 2/7%। 1/8 यह आएगा 12 एंड हाफ, 12.5%। 1/9 यह आएगा आपका 11 एंड 1/9%। 1/10 ये हो गया आपका 10%। 1/2 जो है वो कितना होता है? 50%। ऐसा नहीं कि आप इन चीज़ का कोई एक रट्टा लगाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। सब दोस्तों को इस बात का ज्ञान है कि कभी भी परसेंटेज ब्रेक करना हो, कभी भी प्रतिशत को तोड़ना हो तो डिवाइड बाय 100, ये सिखाई थी लास्ट टाइम, बात याद करो। कभी भी परसेंटेज बनाना हो तो इनटू में, गुणा में 100। परसेंटेज ब्रेक करने के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे, परसेंट बनाने के लिए गुणा में, मल्टीपल में 100 करेंगे। जैसे कोई आपको बोलता है कि आपके 10th क्लास में कितने % नंबर आए, फॉर एग्जाम्पल आपके 400 नंबर आए आउट ऑफ 500, 500 में से, तो हम कैसे निकालते थे? याद करो, जितना भी स्कोर आपके आया है 400, 400 ऊपर आएगा, डिवाइड बाय 500, 500 नीचे आएगा, और परसेंट बनाने के लिए गुणा में 100 कर देंगे, ठीक है ना? जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। कभी भी परसेंट बनाना हो तो इनटू में 100 करना पड़ेगा, गुणा में 100 करना पड़ेगा। कभी भी परसेंटेज को ब्रेक करना हो, प्रतिशत को तोड़ना हो तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सारे के सारे लास्ट टाइम तक लिखवाए थे। अब इनसे जो बनने वाले, अब जैसे ये तो आ गया आपका 1/10, तो 1/11 1/11 है, कुछ भी नहीं, गुणा में 100 करना है। 1/11 ये भी यूज होता है कई बार, 1/11 1/11 कि कितना % होता है? सोचिए, 1/11 जो है 1/11 कितना होता है? जैसे गुणा में 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 एंड 1/11, 9 सही 1/11%। 1/11 होता है 9 एंड 1/11, 11 सही 1/9%। कुछ नहीं कर रहे, गुणा में 100 कर रहे हैं। जैसे गुणा में 100 किया, 11 गुणा 99 कितना वो रहता है भाई? 1 डिवाइड बाई 11%, ठीक है? जैसे आपको कोई बोलता है 1/12 1/12, तो आप ये देखिए किससे लिंक है इसका? 1/12 किससे बना हुआ है? आप यहाँ पे सोच सकते हैं 1/6 से। 1/6 और 1/12 इसी से तो बनता है। क्या रिलेशन है दोनों के बीच में बताइए? 1/6 है 1/6 है। सब दोस्तों को इस बात का ज्ञान है
कि अगर आप 1/6 को 1/6 का हाफ कर देंगे या 1/6 को 1/2 से गुणा कर देंगे तो 1/12 बन जाएगा, 1/12 बन जाएगा। 1/6 को फिर सुनना भी ध्यान से, 1/6 को 1/6 को अगर आप 1/2 से गुणा कर देंगे या कहने का मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/12 1/12 बन जाएगा। आप सिर्फ ये देखिए ध्यान से, इक्वल का जब साइन होता है ना, मैथ बहुत सिंपल कंसेप्ट है। इक्वल का जब साइन होता है, बराबर का जब साइन होता है, बराबर के साइन का मतलब एक तराजू के दो पलड़े बराबर हैं। आप दोनों साइड जो चाहो वो चेंज कर सकते हो। याद रखना, इक्वल का मतलब क्या होता है, एक तराजू के दो पलड़े बराबर हैं, आप दोनों साइड जो चाहो वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 1/6 से 1/12 बनाना है, तो दोनों साइड 1/2 से गुणा कर दें। पता है ना, ये 1/6 है, इसके भी साइड में 1/2 से गुणा कर दो। और इक्वल का साइन है, जो काम इस साइड करोगे वो काम इस साइड कर दो। ये लो, इसके ही 1/2 कर दो। और सब दोस्तों को इस बात का ज्ञान है कि 1/6 को 1/2 से गुणा करेंगे 1/12 बन गया, और इसका आधा करेंगे 16 का आधा कितना हो जाएगा 8, 16 का हाफ हो जाएगा 8, इसका 2/3 का हाफ 2 से 2 कट जाए कितना आएगा 1/3, 8 एंड 1/3 8 सही 1/3 बन गया ना भाई। तो आपके बाद आपसे कोई पूछे 1/12 कितना होता है, 1/12 कितना परसेंट होता है, तो हम बोलेंगे 8 एंड 1/3%, 8 सही 1/3%। और अगर कोई आपको बोलता है 8 1/3%, 8 सही 1/3% कौन सा पार्ट होता है, तो आप बोलेंगे 1/12। सही है ना। और वैसे भी चाहो तो 1/12 के गुणा में 100 करेंगे तो भी पार्ट बनना है। और आप एग्जैक्ट बार बार याद रखेंगे इसे तेज, जितनी बार 2-3 बार आप लिख लेंगे, हर रोज जैसे लिखेंगे, उसके बाद जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन तो बार बार ये यूज होगा, तो आप डायरेक्ट जैसे 8 एंड 1/3 देखा तुरंत 1/12 यूज करेंगे। काउंटिंग से बचना है। और कंपटीशन एग्जाम के अंदर सबसे मेन जो प्रॉब्लम आती है बच्चों, सिर्फ स्पीड की आती है। अगर आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छे ढंग से प्रैक्टिस अभी बता रहे हैं, इसलिए बार बार आपको याद करवा रहे हैं। 1/13 1/13 क्या होगा, 1/13 1/13। तो सब दोस्तों को इस बात का भी ज्ञान है कि 1/13 का परसेंटेज कैसे बनेगा, 100 से गुणा करेंगे, डायरेक्ट इनसे तो कोई बनता नहीं है। और जैसे आप 100 को 13 से भाग करेंगे, 13 7 91 7, ऊपर कितना रह जाएगा 9/13, 7 सही 9/13%। 1/13 के इंटू में 100 करेंगे, 1/13 के गुणा में 100 करेंगे, कितना आ जाएगा 7 9/13, 7 सही 9/13। 1/14 दिमाग लगाओ, 1/14 बनेगा, किससे बनेगा सोचिए, 1/14 1/14 किससे बनेगा सोचो, 1/7 से बनेगा। अगर आप 1/7 का हाफ करेंगे, 1/7 का अगर आप आधा कर देंगे तो 1/14 1/14 बन जाएगा। एक बिल्कुल बेसिक सी बात ध्यान रखना, इक्वल का जब साइन होता है, बराबर का जब साइन होता है, बराबर के साइन का मतलब क्या होता है, एक तराजू के दो पलड़े बराबर हैं, आप दोनों साइड जो चाहो वो चेंज कर सकते हो। जो चेंज इस साइड करना पड़ेगा वो इस साइड भी करना पड़ेगा, लेफ्ट राइट सेम चेंज होना चाहिए। तो सब दोस्तों को इस बात का ज्ञान है। 1/7 कलर चेंज करते हैं, आपको अच्छा लगेगा बच्चे। 1/7 का रिलेशन किससे बोलो, 1/14 से। ये बात सब दोस्तों को ज्ञान है कि 1/7 का अगर हाफ करेंगे, 1/7 का अगर हाफ करेंगे तो 1/14 बन जाएगा, 1/14 बन जाएगा। और हाफ करने के लिए दोनों साइड हाफ किया तो हो गया 1/, ये तो हो गया आपका 1/14। इस साइड हाफ करेंगे तो 14 का हाफ कितना हो गया 7, 14 का हाफ हो गया 7, और इसका हाफ 2/7 का हाफ करेंगे तो आ गया 1/7, यानी 7 सही 1/7%। आज के बाद कोई आपसे पूछता है 1/14 क्या होता है, 1/14 क्या होता है, तो आएगा 7 एंड 1/7%, 7 सही 1/7%। 1/14 हो गया 7। मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, आप भी साथ साथ बोलते रहा करो। जब भी आप ये वीडियो देखो तो जैसे मैं बोलता हूँ 1/14 तो आपको बोलना 7 एंड 1/7%। जो मैं बोल रहा हूँ वो आप भी बार बार बोलते रहो, क्योंकि आने वाले हर एक चैप्टर के अंदर यही परसेंटेज बार बार यूज होनी है। एक और लिखिए इसका 1/15, 1/15 किससे बनता है सोचो, 1/15 किससे बनेगा, दोनों से बन सकता है, 1/3 से बन सकता है, 1/5 से भी। तो अगर आप 1/5 से बनाते हैं, दोनों साइड 1/3 कर दिया, 1/5 के गुणा में 1/3 करेंगे कितना आएगा 1/15, 20 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 6, 6 2/3, 2/3%। एक बार इन्हें नोट करेंगे ध्यान से आप, ठीक है। 1/15 तक आप ध्यान से इनको एक बार नोट करो, आज ही 15 और आगे याद रखने हैं, 1 से लेके 15 तक जल्दी से नोट कीजिए इनको।
1/15 तक आपने नोट कर लिया ना भाई। तो जैसे 1/15 तक नोट किया है उसके बाद आगे चलते हैं, हम अगला पेज निकालते हैं और इसमें सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे। पार्ट कौन सा चल रहा है, वही परसेंटेज। और आपको बार बार जल्दी से परसेंटेज को ब्रेक करना आना चाहिए। ये परसेंटेज आप ये मत समझना कि आप कोई एक टॉपिक या कोई एक चैप्टर सीख रहे हो। परसेंटेज टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है बच्चे, इस पर आने वाले सारे अर्थमेटिक के टॉपिक डिपेंड है। तो इस चीज़ को बड़े सीरियस हो गए ध्यान से एक एक पॉइंटों को लिखेंगे। आप एक बात बताइए, जब भी कभी भी किसी भी चैप्टर के अंदर फॉर्मूले वगैरह की बात आती है तो आप एक लास्ट टाइम भी मैंने ये बात बोली थी कि अर्थमेटिक की अगर बात करें तो करीबन 22 टॉपिक्स है। अगर आप 22 टॉपिक्स में फॉर्मूले वगैरह याद करेंगे, एक एक चैप्टर में ट्रिक्स या फॉर्मूले सोचेंगे 5 या 7 होंगे, तो भी आपका करीबन 150, 125, करीब ट्रिक्स वगैरह हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल। मैं आपको 5-6 बातें बताऊंगा परसेंटेज की। तो एक ही बात है, परसेंटेज को ब्रेक करना और परसेंटेज को बनाना। कोई भी बंदा इस बात को मना नहीं कर सकता कि परसेंटेज ब्रेक कैसे होगा और परसेंटेज बनेगा कैसे। लास्ट टाइम याद करो, लास्ट जो बेसिक क्वेश्चन आपको करवाया था, जैसे बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, ये बोर्ड का शेप क्या है, एक रेक्टेंगल है, एक आयत है। एग्जाम में परसेंटेज का कंपटीशन एग्जाम में बार बार कंसेप्ट आता है, बार बार क्वेश्चन आता है कि एक रेक्टेंगल में लेंथ, ब्रेथ और एरिया, एग्जाम में 2 में चेंज देता है। लेंथ वाला चेंज आपको दे देगा, ब्रेथ का चेंज दे देगा और आपसे एरिया का चेंज पूछेगा। ये कंसेप्ट आपने बहुत बार देखा होगा, किताबों वगैरह में आप देखते हैं तो हम लंबाई को x मानते हैं, चौड़ाई को y मानते हैं, 2 इक्वेशंस बनाते हैं, इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। आपको ऐसा कुछ नहीं करना। लास्ट टाइम लेंथ ब्रेथ का क्वेश्चन बोला भी था, एक और पूछते हैं। इन रेक्टेंगल लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय, एक रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो इंक्रीज कर गया कितना, 12.5, 12.5%। इन रेक्टेंगल लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 12.5%। एक रेक्टेंगल का लेंथ जो है वो 12.5% बढ़ गया। ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 5%, और ब्रेथ जो है वो 5% डिक्रीज कर गया। फाइंड इन हाउ मेनी % चेंज इन एरिया। फाइंड इन हाउ मेनी % चेंज इन एरिया। बताओ एरिया में क्या चेंज आएगा, बताओ, सोचो सारे। एक रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 12.5, 12.5% इंक्रीज हो गया है, और ब्रेथ जो 5% डिक्रीज हो गया है। फाइंड इन हाउ मेनी % चेंज इन एरिया। बताओ इसके क्षेत्रफल में क्या चेंज आएगा, इसके एरिया में क्या चेंज आएगा, सोचो सारे। रेक्टेंगल लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 12.5%, एक आयत की लंबाई 12.5% बढ़ गई है। एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 5%, और ब्रेथ जो चौड़ाई वो 5% घट गई है। फाइंड इन हाउ मेनी % चेंज इन एरिया। बताइए इसके क्षेत्रफल में कितना % का चेंज आएगा। आप तो आपको क्या बोला था, परसेंटेज को जल्दी से ब्रेक करना है। 12.5, 12.5% को ब्रेक करेंगे, वही तो भी चीज़ें काम आएगी जो भी आपने लिखी है। 12.5%, 12.5% को ब्रेक करेंगे, कितना बनेगा बोलो भाई, 1/8, 1/8। कोई बच्चा मना नहीं करेगा। 5% को ब्रेक करें, कितना बनेगा बोलो, 1/20, 1/20। इसको भी कोई मना नहीं करेगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रहे, हर एक चैप्टर के अंदर जैसे ही आप परसेंटेज को ब्रेक करेंगे, जैसे ही प्रतिशत को तोड़ेंगे तो फ्रैक्शन बनेगा, भिन्न बनेगा। भिन्न का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, P/Q का फॉर्म, अंश डिवाइड बाय हर, न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर पार्ट। आप हमेशा डिनोमिनेटर पार्ट को उठाएंगे, और डिनोमिनेटर पार्ट को, अगर आपको मैथ बहुत सॉलिड करना है तो मैं बार बार पूछता हूँ, बोलता हूँ बच्चे कि आपको हमेशा हर क्यों का मतलब बताना चाहिए, ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। आप डिनोमिनेटर पार्ट को इसलिए उठाएंगे क्योंकि इंक्रीज या डिक्रीज ऑलवेज ऑन बेस। कोई भी चीज़ बढ़े या घटे वो हमेशा बेस पर होती है, और डिवाइड वाला जो पार्ट है वो हमेशा बेस वाला पार्ट होता है। सब दोस्तों को इस बात का ज्ञान है। लेंथ और ब्रेथ का मल्टीपल क्या होता है बोलो भाई, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीपल होता है एरिया। सही बात है ना। एक रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ का मल्टीपल होता है एरिया। हमेशा बेस को उठाओ, बेस कितना है बोलो 8, यहाँ से बेस को उठाए ये 8, यहाँ पे बेस कितना है बोलो 20। ऊपर वाला पार्ट इंक्रीज की बात आए तो जोड़ेंगे, डिक्रीज की बात आए तो घटाएंगे। ये ओरिजिनल और ये न्यू अपने आप आ जाएगा। आपको बोला गया है कि लेंथ जो इंक्रीज कर गई 12.5% इंक्रीज हो गई, तो 8 में एक जोड़ा कितना हो गया 9, 8 2 आ जाएगा 9। और इसके बारे में ब्रेथ के बारे में क्या बोला है, चौड़ाई जो 5% घट गई तो कितना हो जाएगा 20 से 19। बोलो भाई सहमत हो ना, 20 से 19। अब इन दोनों की मल्टीपल करेंगे, अपने आप एरिया आ जाएगा। पुराना एरिया पता लग जाएगा आपको, नया मल्टीपल करना है तुरंत, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा बोलो भाई, ये सोचिए। इन दोनों की मल्टीपल करेंगे, 8 गुना में 2 16, ये आ जाएगा 160 इस टू। इनका मल्टीपल करेंगे 9 9 1 8 और 171। पुराना एरिया कितना था 160 था, अब कितना हो गया 171 हो गया। तो सोचिए
पहले एरिया 160 था, अब 171 हो गया, कितना बढ़ गया है 11 बढ़ गया है। ये एरिया कितना बढ़ गया बोलो 11 बढ़ गया है। और ये 11 एरिया किस पर बढ़ा है 160 पर। परसेंट के लिए गुणा में 100। सब दोस्तों को ये बात बताइए, परसेंटेज आपको ब्रेक करनी भी आती है? परसेंटेज ब्रेक कैसे करते थे? डिवाइड बाय 100 करके, तभी तो ये बना 1/8। 12 2 12 गुणा में 2 24। इसका लॉजिक समझ रहे हो ना बच्चे? 12 2 12 गुणा में 2 24 25 25/2 25/2। परसेंट का मीनिंग डिवाइड बाय 100, तभी तो आया ये 1/8। सेम ऐसे 5% 5 डिवाइड बाय 100 ब्रेक किया, तभी तो ये बना 1/20। आप हमेशा ध्यान रहे, परसेंटेज को आपको ब्रेक करना भी आता है। परसेंटेज को ब्रेक करने के लिए क्या करना है? डिवाइड बाय 100 करना है। परसेंट बनाने के लिए क्या करना है? इनटू में गुणा में 100 करना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपका कैंसिल हो गया, जो भी आया 0 से 0 कैंसिल कर दो। ठीक है ना, इसका हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, इसका हाफ हो जाएगा आपका 5। आपका आंसर आ गया 55। 55 डिवाइड बाई 8%, 55/8%, इतना आपका एरिया जो बढ़ गया। ठीक है, जल्दी से चीज़ को नोट कीजिए, लेंथ ब्रेथ और एरिया। पेपर में क्वेश्चन तक आपको पता होना चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बनता है। 3 बातें, लेंथ ब्रेथ और एरिया। पेपर वाला 3 में से कोई 2 बात आपको देता है, या तो लेंथ ब्रेथ देगा तो एरिया पूछेगा। ऐसा भी हो सकता है थोड़ा मुश्किल बने तो एरिया दे दे, अगले में बात करेंगे। चीज़ को जल्दी से नोट करो। तो समझा गया ना भाई चीज, लेंथ ब्रेथ और एरिया। पेपर वाला 3 में से कोई 2 बात देगा। सबसे इजी जो पार्ट आता है, सबसे आसान आता है, लगभग टियर 1 में जो देखते हो आप यही पार्ट मिलता है। लेंथ और ब्रेथ के बारे में दे देगा, एरिया के बारे में पूछेगा। तो जो मुश्किल पार्ट आता है वो क्या रहेगा? अब आते हैं मुश्किल वाले पार्ट पे। अभी बात कर रहे थे कि 3 में से कोई 2 चीज दे सकता है। ठीक है, अब आते हैं मुश्किल वाले पार्ट है। मुश्किल वाले पार्ट में क्या होगा? जिसके अंदर एरिया में भी चेंज दे देगा, एरिया में कोई चेंज दिया मिले, और लेंथ और ब्रेथ इन दोनों में से कोई एक चीज दे दे। 3 में से कोई एक देगा, लेंथ ब्रेथ और एरिया 3 में से कोई 2 देगा, एक आपसे पूछेगा। अब तक आपको बहुत सिंपल सा दिया है, लेंथ ब्रेथ दोनों को दिया है, एरिया आपसे पूछा है। अब थोड़ा सा मुश्किल कर रहे हैं, एरिया में चेंज दे रहे हैं और आपसे पूछेंगे लेंथ या ब्रेथ में से एक पूछेंगे। अगले पेज पे चलते हैं, उससे बताते हैं। देखिए, कोई रेक्टेंगल है, इन रेक्टेंगल लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय, एक रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। कितना लिखिए? इन रेक्टेंगल लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 14 2/7%। एक आयत की लंबाई बढ़ गई 14 से 2/7%। इन रेक्टेंगल लेंथ इज इंक्रीज बाय 14 2/7%। एक आयत की लंबाई 14 से 2/7% बढ़ गई। फाइंड इन हाउ मेनी परसेंट ब्रेथ डिक्रीज, बताओ कितना परसेंट चौड़ाई घटाएं। फाइंड इन हाउ मेनी परसेंट ब्रेथ डिक्रीज, बताओ चौड़ाई कितना कम करें। सो एरिया विल सेम, ताकि क्षेत्रफल सेम रहे। इन रेक्टेंगल लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 14 2/7%। एक आयत की लंबाई 14 से 2/7% बढ़ गई। इन रेक्टेंगल लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 14 2/7%। एक आयत की लंबाई 14 से 2/7% इंक्रीज कर गई, बढ़ गई। फाइंड इन हाउ मेनी परसेंट ब्रेथ डिक्रीज, बताओ चौड़ाई कितना कम करें। सो एरिया विल सेम, ताकि क्षेत्रफल सेम रहे। अब आपके दिमाग में ये भी चल सकता है कि सर आपने बोला था कि पेपर वाला 3 में से कोई 2 चीज देगा, और यहाँ तो केवल आपने एक दिया। आंसर कैन नॉट डिटरमाइन होना चाहिए। नोट करो, रेशियो, सेम का मतलब ही रेशियो होता है। सेम का मतलब भी तो 1:1 होता है। सेम का मतलब कुछ भी लिखो, 10-10 लिखो तो भी तो 1-1 बनना है। सेम का मतलब 5-5 लिखेंगे तो भी तो 1-1 बनना है। 9-9 लिखेंगे तो भी तो 1:1 बनना है। सेम का मतलब भी तो रेशियो होता है। ठीक है ना, सारे सोचो कितना आंसर होना चाहिए। हाँ, ये चीज़ आपको कन्फर्म हो चुकी है कि पेपर वाला 3 में से लेंथ ब्रेथ और एरिया, पेपर वाला 3 में से कितनी बात देता है? कोई 2 चीज़ देता है। ठीक है, तो देखिए आपके दिमाग में क्या आंसर आया। ठीक है, सही मतलब सोच पाए या नहीं कुछ सोच पाए, देखते हैं। ऑप्शन ऐसे मिलेंगे 12.5 12.5%, 11 and 1/9, 11 से 1/9%, 16 2/3, 16 से 2/3%। ठीक है, तरीका बहुत सिंपल सा कंसेप्ट। पहले बिल्कुल तेज बता रहे, देखिए आपका मेन लॉजिक बार बार जो हर एक चैप्टर में चलता रहेगा। आप परसेंटेज को ब्रेक करेंगे बच्चे, प्रतिशत को तोड़ेंगे। जैसे ही परसेंटेज को ब्रेक करेंगे, 14 2/7 को ब्रेक किया, कितना आएगा बोलो? 1/7 आएगा। और बार बार आपको ये 1/7 लिखना ना पड़े। आपको 15-15% लिखा है, वो ध्यान से 2-3 बार पढ़नी है, याद हो जाएगा। अब ये बताओ, ये बात सब दोस्तों ज्ञान है कि लेंथ और ब्रेथ का मल्टीपल, लेंथ
और ब्रेथ का मल्टीपल क्या होता है, एरिया। पेपर वाला 3 में से कोई 2 चीज देगा। लेंथ दे रखी है, लेंथ कितना दे रखा है 1/7। इंक्रीज हुआ है तो हमेशा बेस को उठाओ। बेस कितना है बोलो भाई 7। 7 को क्यों उठाया, हर चीज को, अगर आप मैथ बहुत सॉलिड तरीके से करना चाहते हो, हर क्यों का मतलब पता होना चाहिए बच्चे, ओरिजिनल और न्यू। आपने 7 को क्यों उठाया, क्योंकि वो बेस है। इंक्रीज या डिक्रीज ऑलवेज ऑन बेस, कोई भी चीज बढ़े या घटे वो हमेशा बेस पर होती है, आधार पे होती है। 7 को उठाया। ऊपर वाला 1 इंक्रीज बढ़ा है ना, क्योंकि लंबाई इंक्रीज हुई है तो जोड़ दें, 7 में 1 जोड़ा कितना हो जाएगा 8। बाई चांस यहाँ पे डिक्रीज होता, माइनस का साइन होता, पेपर वाला ये बोल देता कि लेंथ इज डिक्रीज बाय 14 2/7, तो 7 में से कम करके 6 भी लिखते, सही है ना। फिलहाल क्या लिखा, 7 में 1 जोड़ के 8 लिखा है। एरिया सेम है, तो एरिया सेम है का मतलब कैसे लिखेंगे बोलो, एरिया सेम का मतलब क्या हुआ, ये 1:1। एरिया सेम क्या लिखेंगे बोलो, 1:1। अच्छा एक बात बताओ, लंबाई हो गई 7 से 8, एरिया हो गया 1:1, ये 2 चीज दे रखी है। अब ये मत बोलना सेम का मतलब 5 भी तो होता है। हर चीज जो आपके दिमाग में आ रहा है, कई बार ऐसे सोचते हैं कि आप सिर्फ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, टीचर से क्वेश्चन जो है हम पूछ ही नहीं पाएंगे जो हमारे दिमाग में आएगा। आपका दिमाग क्या क्या सोचता है, जो बच्चा एक जब क्लास में भी बच्चे पढ़ते हैं तो मैं हमेशा ये चीज़ ऐसे ही बताता हूँ कि कोई चीज़ बच्चा पूछता ही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ जो बंदा सोचता है वो चीज़ हम उसको पहले बोल देते हैं। यही एक्सपीरियंस का फायदा होता है बच्चे। एक्सपीरियंस टीचर से आप पढ़ते हो तो उसके आप क्या क्या क्वेश्चन सोच सकते हो, मैं सारी बातें बोलूंगा। सेम का मतलब आपके दिमाग में ये भी तो आ सकता है 5 क्यों नहीं लिखा, सेम का मतलब 7 क्यों नहीं लिखा। इसलिए नहीं लिखा बच्चे क्योंकि 7 कट के रेशियो तो 1:1 ही बढ़ना है ना भाई। 9:9 कट के भी तो रेशियो 1:1 ही बढ़ना है, सही बात है ना। तो यहाँ पे बताइए 2 चीजें फिक्स है, लेंथ उसने दे रखी है, एरिया दे रखा है। अब बताओ ब्रेथ आपको खुद को सोचनी है, कुछ भी लिखो अपनी मर्जी है, बीच में कुछ भी लिखो, ये बढ़ना चाहिए आपका 1:1 बढ़ना चाहिए। तो सबसे बढ़िया उल्टा कर दो, सबसे बेस्ट है उल्टा लिख दो, ठीक है ना। रेड कलर से लिख देते हैं इसमें, सबसे बेस्ट है उल्टा लिख दो। 8 यहाँ पे और 7 यहाँ पे, जैसे आप उल्टा लिखेंगे देखो 1:1 ही तो बनेगा। सबको पता है 7 8 जा 7 गुना में 8 कितना होता है बोलो बच्चे 56, 8 7 जा 56, 56 1:1 बन गया। या 8 से 8 कैंसिल हो गया, 7 से 7 तो भी 1:1 बन गया। तो इसलिए क्या करेंगे, तुरंत हम अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। हमेशा ध्यान रखना जब भी यहाँ पे सेम बनाना तो तुरंत अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अच्छा आपको फिलहाल रेशियो नहीं बताना था, चौड़ाई का रेशियो तो आ गया ओरिजिनल और न्यू का। आपको ये बताना था कितना % चौड़ाई कम करें। तो अब दिमाग लगाओ, कम कितना करें। पहले चौड़ाई कितना था 8 था, अब कितना हो गया 7, तो कितना कम हुआ 1 कम हुआ है बच्चे। और 1 कम किस पर हुआ है बोलो 8 पर। परसेंट के लिए गुणा में 100, तो क्या आंसर आएगा 12.5, 12.5%, 12.5, 12.5% आपका उत्तर आ गया। क्वेश्चन वाला ने ये पूछा था कि चौड़ाई कितना कम करें, चौड़ाई कितना कम करें ताकि एरिया जो है वो सेम रहे, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में आ गया होगा, आंसर आ गया 12.5, 12.5%। कितना सिंपल कंसेप्ट है, तुरंत उल्टा करो, एक बार नोट करो इसे, तुरंत जल्दी से उल्टा करो, क्वेश्चन खत्म। हम्म, 12.5% बच्चे, बिल्कुल। एक बच्चे ने सही बोला, रोहित ने बोला था शायद सही, बिल्कुल। हेलो सर, हाय हाय, बिल्कुल 12.5 बिल्कुल सही है भाई। रोहित ने उत्तर बताया भी था, शाबाश। तुरंत परसेंटेज को ब्रेक करेंगे, परसेंटेज को ब्रेक करते ही जो ही बात बनी तुरंत करने क्वेश्चन, ठीक है ना। एक बात बताइए आप मेरे को सारे दोस्त ध्यान से, 3 बातें एक बार फिर पेपर में बार बार बोलता हूँ बच्चे, अगर आपको कंपटीशन एग्जाम में बहुत अच्छा करना है तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनते हैं देखो, 3 बातें, लेंथ ब्रेथ और एरिया। पेपर वाला 3 में से कितनी बात देगा, कोई 2 बात देगा, एक पूछेगा। सबसे इजी पार्ट पेपर, आपको क्वेश्चन पेपर देखते ही उसका लेवल पता लग जाना चाहिए भी किस लेवल का पेपर है। सबसे आसान लेवल कौन सा होता है, लेंथ और ब्रेथ दोनों दे दिया जाए, एरिया पूछ ले। थोड़ा सा मुश्किल लेवल कौन सा होता है, लेंथ और ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ में से कोई एक पार्ट दिया जाए और एरिया सेम बोला जाए, तुरंत उल्टा कर लेंगे। इसको बिल्कुल वैसे दिमाग से भी किया जा सकता था, सीधा बिना सोचे समझे, मतलब सोचना तो पड़ेगा थोड़ा सा, बिना मतलब काउंटिंग ऐसे यूज किए। पेपर वाले ने बोला इन रेक्टेंगल लेंथ इज इंक्रीज बाय 14 2/7, एक आयत की लंबाई बढ़ गई 14 से 2/7, तुरंत दिमाग में ब्रेक करो 1/7 बढ़ गई तो 7 से 8, एरिया सेम, सेम कब रहेगा उल्टा कर दो 8 से 7। तो बताइए 8 से 7 कितना कम किया, 1, किस पर कम किया 8 पर, 1/8 गुना में 100, तो आंसर क्या आएगा 12.5%। अच्छा अगर बिल्कुल लॉजिक वाइज पॉइंट टू पॉइंट सोचना चाहो कि सर ये 8 और 7 कैसे आएगा, लॉजिक तो ये कहता है बच्चे लंबाई क्या थी 7 से 8 थी,
एरिया क्या था, सेम 1:1 था। अब एक बात बताओ, लॉजिक तो ये कहता है भाई 7 को किससे गुना करें 1 हो जाए, तो आपको सोचना पड़ेगा 7 को किससे गुना करें 1 हो जाए, तो 1/7, 1/7 से। ये कहता है 8 को किससे गुना करें 1 हो जाए, तो 1/8 से। बोलो सही बात है ना। 7 को किससे गुना करें 1 हो जाए, तो 1/7। 8 को किससे गुना करें 1 हो जाए, तो 1/8। वो वैसे तो ये है, ये आपका चौड़ाई है, ये वो चौड़ाई जो चेंज हुआ है। बट पेपर वाला 1/7 और 1/8 ऐसे रेशो में टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आगे ये रेशो में सिखाएंगे, ऊपर आ जाएगा ये 8 या 7 ऐसे बोल सकते हो। दोनों को 56 से गुना करेंगे तो भी उल्टा हो गई, 8:7 ही आना है। ये लॉजिक था बच्चे, पूरा 8:7 कहाँ से आया, ठीक है। बट आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आप तुरंत उल्टा ऐसे लिख देंगे। अब ये वाले ऐसे क्वेश्चन है जो आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखेंगे, क्योंकि आपका ऑनलाइन एग्जाम होना है। तो जैसे ही ऑनलाइन एग्जाम में ये कंसेप्ट आया तो आप देखते ही उसका तुरंत उत्तर बताओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने दिमाग में सोचना बच्चे, कॉपी पेन यूज नहीं करना है। इन रेक्टेंगल, अगर मैं ऐसे बोलता इन रेक्टेंगल लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 25%, एक आयत की लंबाई बढ़ गई 25%। फाइंड इन हाउ मेनी परसेंट ब्रेथ डिक्रीज, बताओ चौड़ाई कितना कम करें। सो एरिया विल नो चेंज, क्षेत्रफल में कोई चेंज ना हो। तो सारे सोचो, आयत की लंबाई बढ़ी है 25%, चौड़ाई कितना कम करें, एरिया सेम रहे। तो कैसे सोचेंगे, 25% को ब्रेक किया 1/4, 4 से 5। सेम कैसे रहेगा, 1:1 उल्टा कर दो, 5 से 4 कितना कम हुआ, 1 किस पर 5 पर गुणा में, 100 आंसर आएगा 20%। सेम तो ना 20% 20%, ठीक है। हाँ अब ये बताइए, इसका सबसे खराब लेवल बच गया, एरिया में भी चेंज दे दे, जो जनरली टीयर 2 में देखा जाता है। टीयर 1 के हिसाब से भी हमें करना पड़ेगा, ठीक है। 3 बातें, पेपर वाला 3 में से कोई 2 बात देता है, लेंथ, ब्रेथ और एरिया। जी सर। कॉल आ गया था एक, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया अब इसे। हाँ अभी बताइए बच्चे, जब भी एग्जाम में सबसे खराब लेवल का क्वेश्चन है, मुश्किल लेवल का क्वेश्चन है, तो वो क्या आएगा, वो ये आएगा कि लेंथ ब्रेथ दोनों में से किसी एक पार्ट को देके एरिया में भी चेंज दे दे, वो सबसे खराब लेवल का होता है, ठीक है। पेपर, अच्छा पेपर देखते ही पता लगना चाहिए बच्चे कि हाँ ये क्वेश्चन किस लेवल का है, वरना आप कंपटीशन एग्जाम का पेपर देखते आपको फर्क नहीं पड़ना कि हाँ ये क्वेश्चन भी कर देंगे ये भी कर देंगे, ऐसा नहीं। हर एक चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगला पेज निकालते हैं, वो अच्छे वाला क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना। इन रेक्टेंगल लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय, एक रेक्टेंगल में लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 33 एंड 1/3%। एक आयत की लंबाई 33 से 1/3% बढ़ गई। फाइंड इन हाउ मेनी परसेंट ब्रेथ डिक्रीज, बताओ चौड़ाई कितना कम करें। फाइंड इन हाउ मेनी परसेंट ब्रेथ डिक्रीज, बताओ चौड़ाई कितना कम करें। सो एरिया इंक्रीज ओनली 10%, कि एरिया केवल 10% ही बढ़े। सुना ध्यान से, इन रेक्टेंगल लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 33 एंड 1/3%, एक आयत की लंबाई 33 सही 1/3% बढ़ गई। फाइंड इन हाउ मेनी परसेंट ब्रेथ डिक्रीज, बताओ चौड़ाई कितना कम करें। सो एरिया इंक्रीज ओनली 10%, कि क्षेत्रफल केवल 10% ही बढ़े। रेक्टेंगल एक आयत की लंबाई 33 से 1/3% बढ़ गई, बताओ चौड़ाई कितना कम करें। सो एरिया इंक्रीज ओनली 10%, की क्षेत्रफल केवल 10% बढ़े। क्या आंसर आना चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, जब एरिया में चेंज दिया जाए सबसे अच्छा लेवल होता है।
जल्दी से इसको ब्रेक करो भाई। 33 एंड 1/3% को ब्रेक करो, कितना आएगा 1/3, 1/3। 33 से 1/3 को ब्रेक किया, कितना आया 1/3। 10% को ब्रेक करें, कितना आएगा 1/10। ये बात समझ गए होंगे आप। 33 से 1/3 को ब्रेक किया, कितना आया 1/3। 10% को ब्रेक किया, कितना आया 10। सबको पता है लेंथ और ब्रेथ का मल्टीपल क्या होता है, एरिया। लेंथ और ब्रेथ का मल्टीपल होता है बच्चे आपका एरिया। ये बात भी सबको ज्ञान है कि लेंथ जो है वो लेंथ के सामने लिखेंगे, ब्रेथ जो है ब्रेथ के सामने लिखेंगे। बहुत सिंपल है भाई, एरिया एरिया के सामने लिखेंगे। लेंथ ओरिजिनल कितनी है बोलो, 3। हमेशा बेस को उठाएंगे, क्यों, लॉजिक सुनो, बेस को इसलिए उठाएंगे क्योंकि इंक्रीज या डिक्रीज ऑलवेज ऑन बेस। कोई भी चीज़ बढ़े या घटे वो हमेशा बेस पर होती है। 3 में से ऊपर 1 जुड़ गया, कितना हो जाएगा बोलो 4। यह होगी लंबाई। एरिया, एरिया कितना, बेस को कितना उठाया 10, 1 बढ़िया कितना हो गया 11। ये बताइए भाई, एरिया कितना हो गया 10 से 11। लेंथ कितना हो गया 3 से 4। आपको ब्रेथ के बारे में बताना, चौड़ाई के बारे में बताना है। तो जल्दी से बताइए, इनको उल्टा करेंगे। उल्टा करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पे 3। तेज करना चाहो तो सबसे पहले जल्दी से उल्टा, क्योंकि ये तो 2 चीज़ दी, इनमें कोई चेंज नहीं करना है। इन्हें जल्दी से उल्टा करो, जो बनाना है वो लिख दो। बनाना क्या है 10 और 11, जो बनाना है वो लिख दो, सबसे बेस्ट है, बिल्कुल तेज। जल्दी से उल्टा किया, 4 और 3, 4 और 3, जो बनाना वो लिख दो 10 और 11। इसका मतलब पहले चौड़ाई कितनी थी 40 थी, पहले चौड़ाई क्या थी 40 थी, अब कितनी होगी 33, 33 रह गई। पहले चौड़ाई 40 थी, अब कितनी रह गई 33 रह गई। कितनी कम होगी बोलो भाई 7। यहाँ पे चौड़ाई 7 कम हो गई है, और जो 7 कम हुई है वो किस पर कम हुई है 40 पे। 7/40% के लिए कितना गुना में 100। कितना आंसर आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका। और 35/2, 35/2, 35/2, 35/2 बोल दो, या 17.5 बोल दो, 17.5, 17.5 ये उत्तर लिखो जल्दी से। 17.5, 17.5% लिखिए ध्यान से। थर्टी थ्री एंड 1/3, 33 से 1/3 को ब्रेक किया, कितना आया बोलो बच्चे 1/3। इसमें कोई समस्या नहीं है, और बिल्कुल बेसिक पॉइंट टू पॉइंट सोचना चाहो। 1/3 कहाँ से आया, 33, 3 जा 99 होता है, प्लस में एक जुड़ा 100, 100/3, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सोचना। 100/3 परसेंट का मतलब भाग में 100, तो 100 से 100 कैंसिल करेंगे, आएगा ना 1/3। 10% को तोड़ेंगे, 10 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, आएगा ना 1/10। सबको पता है ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये एरिया, ये ओरिजिनल और ये न्यू। आप हमेशा बेस को उठाएंगे। बेस कितना है बोलो भाई, बेस है 3, लंबाई में बेस हो गया 3, ऊपर वाला 1 जुड़ा कितना हो गया 3 से 4, ठीक है। यहाँ पे बेस को उठाएंगे, एरिया, एरिया कितना है बोलो 10, 1 जुड़ा कितना हो गया 11, सही है। अब सोचने वाले, अगर पॉइंट टू पॉइंट सोचना चाहो तो ये तरीका है भाई। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3:4, 3:4, और यहाँ पे लिखता हूँ 10 से 11, सही कंसेप्ट तो ये कहता है, सबको पता है इन दोनों का मल्टीपल लेंथ और ब्रेथ का मल्टीपल एरिया होता है। तो कंसेप्ट तो ये कहता है भाई 3 को किससे गुणा करें, सुना ध्यान से, 3 को किससे मल्टीपल करें, किससे गुणा करें कि 10 हो जाए, तो बोलना पड़ेगा 10/3, 10/3, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो गया, आएगा ना 10। 4 को किससे गुणा करें कि 11 हो जाए, 4 हो जाए, तो क्या लिखना पड़ेगा 11/4, 11/4, ये तो बनेगा, सही है ना भाई, 10/3 और 11/4। बट एक बात सोचिए, ये 10/3 और 11/4 ये रेशियो तो नहीं है ना। रेशियो कैसे बनाएंगे, 4 ऊपर आ जाएगा 40, और ये 3 ऊपर चला जाएगा 33, 33। इसका मतलब 40 से 33 कितना कम करना पड़ा 7, और 7 जो आपने कम किया वो किस पे किया 40 पे। क्यों, क्योंकि ओरिजिनल हमेशा इंक्रीज या डिक्रीज ओरिजिनल बेस पर होता है। 40 गुणा में 100 तो 17.5 आएगा। इसका और ज़्यादा लॉजिक तो वो बताएंगे रेशियो में, ये 3 और 4 कैसे कैंसिल हुए, ऊपर ऐसे कैसे आ गए, क्या लॉजिक है, क्या तरीका है। एक्चुअली में क्या होता है बच्चे, रेशियो के अंदर कभी भी किसी से भी गुणा कर सकते हैं, किसी से भी मल्टीपल कर सकते हैं, रेशियो कभी बदलता नहीं है। 4 और 3 को खत्म करने के लिए 12 से गुणा कर दिए, आगे सीखेंगे 12 से गुणा करेंगे 40 और 33 आ जाएगा। ये सबसे खराब लेवल होता है, मेरे विचार से समझ आया होगा। सबसे अच्छा पार्ट जो फिलहाल आपको बताया, कम से कम 2 नंबर की बात है ये, 3 बातें, लेंथ, ब्रेथ और एरिया, इसके बेस पे सारे कंसेप्ट
जैसे कि प्राइस वाला एक क्वेश्चन आप देखते हो हर एक एग्जाम में, प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, वो सारा का सारा पार्ट इस पे होता है। उसी में भी वो तीन बातें होती है, प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। प्राइस और कंजम्पशन की मल्टीपल, एक्सपेंडिचर होता है खर्च होता है। अगर मैं बोलता हूँ किसी भी वस्तु का रेट 10% बढ़ गया, ठीक है, और उसका जो कंजम्पशन है, खपत है, वो 5% घट गया, तो बताइए एक्सपेंस में क्या चेंज आएगा, खर्चे में क्या चेंज आएगा, वो पुराने वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं बोलता हूँ किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस ऑफ ओनियन, प्याज का मूल्य 33 से 1/3% बढ़ गया, बताओ उसका कंजम्पशन, खपत कितना कम करें, सो एक्सपेंडिचर विल सेम, खर्चा सेम रहे, वही सेम कंसेप्ट बनेगा। अगर इसका सबसे खराब यही वाला लेवल, अगर मैं बोलता हूँ प्राइस ऑफ ओनियन इज इंक्रीज्ड बाय, प्याज का मूल्य 33 से 1/3% बढ़ गया, फाइंड इन हाउ मेनी परसेंट कंजम्पशन डिक्रीज, बोलो खपत कितना कम करें, सो एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड ओनली 10%, की खर्चा केवल 10% ही बढ़े, वही सेम का सेम यही वाला क्वेश्चन। मतलब तीन क्वेश्चन कौन से बनते हैं, और आप पेपर में क्वेश्चन को देखते ही आप ये पहचान लें ये किस लेवल का क्वेश्चन है। तीन बातें, प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर, तीनों में से कोई दो बात देता है। सबसे आसान, सबसे इजी पार्ट क्या होता है जो टीयर 1 लेवल में आता है, प्राइस में भी चेंज दे दे और कंजम्पशन में भी चेंज दे दे, एक्सपेंडिचर में पूछ ले। थोड़ा सा मुश्किल क्या होता है, प्राइस में चेंज दे के कंजम्पशन पूछे और खर्चा सेम हो। और सबसे मुश्किल क्या होता है, ये वाला पार्ट आपके सामने है। या इसके अलावा ऐसे बोल दे सेम, एक सिनेमा घर में प्राइस, जो टिकट है उसका प्राइस है वो इतना % बढ़ गया, ठीक है, और उसमें जो वो सेल्स है टिकट की वो इतने % घट गई, तो बताइए उसकी इनकम पे क्या प्रभाव पड़ा, सेम का सेम वो ये तीनों बातें। यानी किसी टाइप का क्वेश्चन मान लो, हर एक पार्ट इसी से बनता है, सेम का सेम कंसेप्ट होता है, ठीक है। अब चलो एक बात बताइए, सर्कल, अगले पेज पे चलते हैं। सर्कल होता है, आगे जब 2D कराएंगे तब बताएंगे बच्चे रियल में एरिया वगैरह क्या होता है। आपको इस बात का ज्ञान है कि एक सर्कल है, इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। जब 2D कराएंगे तो बताएंगे क्यों होता है, कैसे बात की बातें हैं। एग्जाम में, पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, परसेंटेज बेस की बात करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक सर्कल का रेडियस इतना % बढ़ गया, फाइंड इन हाउ मेनी % चेंज इन एरिया। तो हम क्या करते हैं, किताबी फॉर्मूले के हिसाब से एक सर्कल बनाते हैं, उसका रेडियस r मानते हैं, फिर इक्वेशन बनाते हैं, r का 10% बढ़ गया, तो वो टाइम बहुत वेस्ट होने वाला है। आप उनसे बचना है, उस टाइम को मतलब वेस्ट नहीं करना है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बच्चे, इन ए सर्कल रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 20%, क्वेश्चन ये है बच्चे, एक सर्कल का रेडियस बढ़ गया 20%, फाइंड इन हाउ मेनी % चेंज इन एरिया, बताओ उसके क्षेत्रफल में क्या चेंज आएगा, क्या बदलाव आएगा। रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज्ड बाय 20%, एक सर्कल का जो रेडियस है, त्रिज्या जो है वो 20% बढ़ गई, फाइंड इन हाउ मेनी % चेंज इन एरिया, बताओ उसके क्षेत्रफल में क्या चेंज आएगा। रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज्ड बाय 20%, एक सर्कल का रेडियस 20% बढ़ गया, फाइंड इन हाउ मेनी % चेंज इन एरिया, बताओ उसके एरिया में क्या चेंज आएगा, क्षेत्रफल में कितना % का बदलाव आएगा। क्या आंसर आना चाहिए, बोलो भाई। आंसर आएगा बच्चे 4444। देखिए कैसे, एक बात बताइए, कितना सिंपल सा कंसेप्ट है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई तो कभी चेंज होता नहीं है, अभी सेम पार्ट होता है। छोटा सर्कल है उसमें भी तो पाई वही रहेगा, बड़े सर्कल में भी पाई सेम कॉन्स्टेंट पार्ट, कभी चेंज नहीं होगा पाई। तो सर्कल का एरिया जो कम या ज़्यादा होता है वो उसकी रेडियस की वजह से होता है। आर बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, तभी तो एरिया बढ़ेगा। अगर रेडियस में कोई चेंज ना हो तो एरिया में भी कोई चेंज नहीं होता है। ये बात सब दोस्तों को पता है। पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब आर दो बार मल्टीपल, आर इंटू में आर, ये एरिया होता है। वैसे दो बार लिखना पड़ेगा, आर इंटू में आर एरिया होता है। क्यों, कोई बच्चा मना नहीं करेगा दो बार क्यों लिखा,
क्योंकि आर स्केयर करते तभी तो एरिया बनता है ना। इसको ब्रेक करेंगे, 20% को ब्रेक करेंगे। जैसे ही 20% को ब्रेक किया, 20% को ब्रेक किया, कितना आएगा 1/5, 1/5। बेस को उठाएंगे 5, 5 में 1 जोड़ा कितना हो गया 6। 1 क्यों जोड़ा, हर चीज़ का भी लॉजिक सुनो भाई। परसेंटेज को ब्रेक करेंगे, प्रतिशत को तोड़ेंगे। 20% को ब्रेक किया, कितना आएगा 1/5। परसेंटेज को ब्रेक करेंगे, फ्रैक्शन बनेगा, भिन्न बनेगा। आप हमेशा डिवाइड वाले पार्ट को उठाएंगे, हर वाले पार्ट को उठाएंगे, कितना है बोलो 5, 5। ऊपर वाला पार्ट इंक्रीज है तो जोड़ेंगे, डिक्रीज है तो घटाएंगे। 5 में 1 जोड़ा तो 6, डिक्रीज होता तो 5 में घटाते 4। सिंपल सी बात है। ऊपर बाई चांस 5 के ऊपर अगर 1 ना होता, अगर 5 के ऊपर 2 होता तो 5 में 2 जोड़ते 7 भी आता। अगर 5 के ऊपर 2 होता घटता तो 5 में 2 घटाते 3 भी आता। सही है ना। 5 से 6 कितनी बार लिखेंगे इसे, 2 बार लिखेंगे। 2 बार क्या लिखेंगे 5 to 6, 5 to 6 2 बार क्यों लिखेंगे, आर स्केयर, आर स्केयर का मतलब 2 बार। 5 से 6 और 5 से 3 2 बार लिखेंगे। कितना आ जाएगा एरिया बोलो 25, 25:36, 25 से 36। इसका मतलब पहले एरिया क्या था 25 था, अब एरिया कितना हो गया 36, 36 हो गया। पहले आपका एरिया 25, 25 था, अब एरिया 36, 36 हो गया। तो बताइए एरिया कितना बड़ा बोलो 11, 11 बड़ा है। 25 से 36 कितना एरिया बढ़ गया बोलो 11, 11 बड़ा है। किस पे 25, 25 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100, तो आंसर कितना आएगा 44, 44%। आपका एरिया बढ़ा है 44, 44%। 25 से 36 कितना बढ़ गया 11, 11। किस पर बढ़ा है 25, 25 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 44। आर समझ रहे हैं ना, आर 2 बार क्यों आया। सब दोस्तों को पता है सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। पाई तो कभी चेंज होता नहीं है, कांस्टेंट पार्ट फिक्स रहता है। आर के बढ़ने घटने की वजह से एरिया में चेंज आता है। और आर स्क्वायर है इसलिए आर आपको 2 बार लिख के बताया। आर इंटू में आर एरिया होता है। और 20% का मतलब 5 से 6, 5 से 6, 25 से 36 और 44 उत्तर आ जाएगा। समझ ना बात। सिंपल। एक चीज नोट करो, क्वेश्चन धीरे धीरे सारे बदलते रहेंगे, बट तरीका एक रहेगा, यही एक सेम तरीका चलता रहेगा। परसेंटेज को ब्रेक करना, फ्रैक्शन भिन्न बनेगी। भिन्न का मतलब P/Q का फॉर्म, अंश डिवाइड बाय हर, न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर पार्ट। आप हमेशा हर वाले पार्ट को उठाएंगे, ये बात किसी भी चैप्टर के अंदर नहीं बदलेंगे, हमेशा सेम रहेगी। यही मैथ पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका होता है। कम से कम बात में ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट आपको आने चाहिए, कम से कम बात में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे होने चाहिए। यही सबसे बेस्ट तरीका है बच्चे, ठीक है। और जो भी आपको सीट वगैरह देंगे इन पे प्रैक्टिस बहुत सारी देंगे एक एक पे, ठीक है ना। इस चीज़ को बड़े ध्यान से आप देखना, अच्छे ढंग से आप नोट्स बनाना, उन पे सारी चीज़ें बनती रहेगी। इससे अगला मुश्किल इसका क्या होगा, अब अगर मैं आपको आर में चेंज दे दूँ तुरंत आप कर लोगे, ठीक है ना। अगर मैं बोल देता हूँ अगला लिखिए, इन ए सर्कल रेडियस इंक्रीज बाय 30%। अगर एक सर्कल का रेडियस बढ़ गया 30%, फाइंड इन हाउ मेनी परसेंट चेंज इन एरिया। बताओ क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, आप बता सकते हो तुरंत। अगर बताओ भाई एक सर्कल का रेडियस बढ़ गया 30%, तो बताइए कितना चेंज हुआ उसके एरिया में। इन ए सर्कल रेडियस इज इंक्रीज बाय 30%, एक सर्कल का रेडियस बढ़ गया 30%, फाइंड इन हाउ मेनी परसेंट चेंज इन एरिया। बताओ उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट का चेंज आएगा, कितना परसेंट का बदलाव आएगा। कितना आ रहा बोलो भाई। 30% को ब्रेक करेंगे कितना आएगा 3/10। कोई बच्चा मना नहीं करेगा। 30% को ब्रेक करें तो आएगा 3/10, 3/10। और ये बात सबको पता है, बेस को उठाएंगे। क्यों, क्योंकि इंक्रीज या डिक्रीज ऑलवेज ऑन बेस। बेस कितना है 10, 10 है। आर इंटू आर एरिया होता है, ये भी आप मना नहीं करोगे, आर इंटू आर एरिया होता है।
आर इंटू आर एरिया क्यों होता है, आर आर 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। बेस को उठाया 10, 10 में ऊपर वाला 3 प्लस करेंगे कितना होगा 10 टू 13, 10 से 13, यहाँ पे भी बोलो भाई 10 से 13, 10 टू 13, मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 100 से 169, 169। इसका मतलब पहले एरिया 100 था, तब कितना हो गया 169, 169 हो गया। 100 से 169 एरिया कितना बड़ा 69%, तो क्योंकि 100 पर है तो 69% ही तो है, 69% आपका आंसर आ जाएगा, 69%। ठीक है। अब मुश्किल कंसेप्ट कब आएगा बच्चे, मुश्किल तब आएगा, अभी आप ये तो सीख गए कि सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई तो सेम रहता है, कभी चेंज होता नहीं है, आर में चेंज होगा तो आपसे एरिया में पूछेगा। खराब लेवल तब बनता है जब एरिया में चेंज आपको बता दे, रेडियस में आर में चेंज आपसे पूछे। पेपर वाला बोल देगा भाई एक सर्कल का एरिया में ये चेंज हो गया, बताइए उसके रेडियस में कितना चेंज हुआ। अगर ऐसा कंसेप्ट आता है तो एक मुश्किल लेवल माना जाता है। आप 10th क्लास की एनसीईआरटी वगैरह देखोगे तो पूरे आधे पेज में सोल्व किया होता है। आपको कुछ नहीं करना, सेम ही कंसेप्ट लगाना, बहुत तेज तरीके से करना है। लिखिए, इन ए सर्कल एरिया इज इंक्रीज्ड बाय, अगले पेज पे बनाते हैं बच्चे, इन ए सर्कल एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 21%। इन ए सर्कल एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 21%। एक सर्कल का एरिया बढ़ गया 21%। एक सर्कल का, एक वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ गया 21%, 21%। फाइंड इन हाउ मेनी परसेंट चेंज इन रेडियस, बताओ उसके रेडियस में कितना परसेंट का बदलाव आया। फाइंड इन हाउ मेनी परसेंट चेंज इन रेडियस, बताइए उसके रेडियस में कितना परसेंट का बदलाव आया, ये आपको बताना है। इन ए सर्कल एरिया इज इंक्रीज बाय 21%। एक सर्कल का जो रेडियस है वो 21% बढ़ गया। फाइंड इन हाउ मेनी परसेंट चेंज इन रेडियस, बताओ उसके रेडियस में कितना परसेंट का बदलाव आया। कितना आंसर आना चाहिए बोलो बच्चे। हाँ 69 पहला बिल्कुल सही जवाब दिया था बच्चे। किसने, अमन ने दिया था, अमन मेरा बिल्कुल। इस वाले क्या आंसर आना चाहिए बच्चे, 10% आएगा कि नहीं आएगा बताओ। 10% बिल्कुल सही, बिल्कुल भाई 10% इंक्रीज, राइट आंसर। अमन का ही जवाब आया ये, या रवि का, देखते हैं जिसका भी है। इसका आंसर कितना आएगा 10%, शाबाश, बिल्कुल। यार सिंपल, परसेंटेज को ब्रेक करो। आपको एक ही तो तरीका बताया बार बार परसेंटेज को ब्रेक करना। 21% को ब्रेक किया, कितना आ गया 21 को ब्रेक करेंगे आएगा 21 डिवाइड बाय 100, 21/100। ये आ गया आपको परसेंटेज का ब्रेक करना। 21% को ब्रेक किया, 21 डिवाइड बाय 100, 21/100। सब दोस्तों को पता है, हमेशा बेस को उठाएंगे। और पहले तो बताइए एरिया होता है क्या है, सर्कल का एरिया क्या होता है, आर इंटू आर। आर इंटू में आर, ये वो सर्कल का एरिया होता है। आप हमेशा बेस को उठाएंगे, बेस कितना है बोलो भाई 100। ऊपर वाला पार्ट इंक्रीज तो जोड़ देंगे, डिक्रीज तो घटा देंगे। तो आपने एरिया कितना ले लिया 100, ऊपर वाला 21 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1 to 1, 121। जोड़ा क्यों, क्योंकि इंक्रीज हुआ इसलिए, एरिया बढ़ गया इसलिए जोड़ दिया 121। अब ये बताइए 100 जो है आर गुणा में आर, जब कोई चीज़ 2 बार गुणा होती है तो पक्का परफेक्ट स्क्वायर तो होगी। अब ये मत बोलना है तो 100 से 121 है, 100 से 123 होता तो फिर वो रूट में हाथ हो जाता, बट ऐसा होता नहीं है। कोई भी नंबर जब सेम नंबर 2 बार मल्टीपल होगा बच्चे, वो स्क्वायर तो बने ही बनेगा ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि 3 into 3 करो और वो 9 ना बने। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप 4 into 4 करो और वो 16 ना बने। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 5 गुना में 5 करो, 5 into 5 करो और वो 25 ना बने। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कभी भी दो नंबरों की मल्टीपल करेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर जरूर बनेगा। तो बताइए 100 जो है वो किसका स्क्वायर है बोलो बच्चे, 10 का। 100 जो स्क्वायर है 10 का,
सबको पता है 10 इंटू में 10 कितना होता है 100 होता है। 1 to 1 121, 121 किसका स्क्वायर है बोलो भाई 11 का 11 का। सबको पता है 11 गुना में 11 121 होता है। हमें चाहिए केवल आर रेडियस, सिर्फ आप आर की बात करो ओरिजिनल और न्यू। आपको तो सिर्फ आर चाहिए कि रेडियस में क्या चेंज हुआ। तो पहले रेडियस क्या थी बोलो बच्चे 10 थी। पहले रेडियस क्या थी 10 थी, अब कितनी हो गई 11 हो गई। पहले रेडियस 10 थी, अब रेडियस 11 हो गई, कितना बढ़ गई 1। और ये जो एक रेडियस बढ़ी है वो किस पर बढ़ी है बोलो 10 पर। एक रेडियस बढ़ी किस पर बढ़ी 10 पर। परसेंट के लिए गुणा में 100, तो आंसर कितना आएगा 10%। जो आपका रेडियस है वो केवल 10% ही इंक्रीज हुआ है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही था। एक बच्चे ने जवाब दिया भी था, बहुत बढ़िया। ठीक है, और आप ऐसे कंसेप्ट को आप बहुत तेज तरीके से बता सकते हो। शाबाश, 2 बच्चों ने जवाब दिया, 2 3 तीनों का जवाब आया था बच्चे। बिल्कुल, तो बताइए 10% कैसे। अब आप ये बताइए पेपर में, मेरे विचार से आप पेपर में जब स्क्रीन पर क्वेश्चन देखेंगे, देखते आपको जवाब देना है, टाइम वेस्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं करना। 21% तो इंक्रीज हुआ, तो 21 डिवाइड बाय 100 कितना हो गया 100 से 121। आपको जल्दी से सोचना है 100 किसका स्क्वायर है 10 का। 1 to 1 121 किसका स्क्वायर है 11 का। 10 से 11 कितना बढ़ा 1, किस पर बढ़ा 10 पे, परसेंट के लिए गुणा में 100। अब देखना अगला बाई चांस में ये जो पहले पूछ चुके हैं, अगर मैं आपको ये बोलता इन ए सर्कल एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 69%, एक सर्कल का एरिया बढ़ गया 69%, फाइंड इन हाउ मेनी परसेंट चेंज इन रेडियस, बताओ उसके रेडियस में कितना परसेंट का बदलाव आया। अगर मैं आपको बोलता इन ए सर्कल एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 69%, एक सर्कल का एरिया बढ़ गया 69% फाइंड इन हाउ मेनी परसेंट चेंज इन रेडियस, बताइए उसके रेडियस में कितना परसेंट का चेंज आया। तो तुरंत आपको बोलना चाहिए कितना, बोलो भाई। हाँ सोचो, शाबाश, कमेंट में लिखो कितना। सर यू आर सुपर, बहुत मस्त पढ़ाते हो। हाँ थैंक यू बच्चे। अब सुनो भाई, जल्दी से आप इसको ब्रेक करेंगे। जल्दी से इसको ब्रेक करेंगे। हाँ 30% इंक्रीज, शाबाश, आने लगे 30, वेरी गुड, अब बन गई बात। 30% इंक्रीज बिल्कुल सही है। 30% इंक्रीज बिल्कुल सही है। कैसे 69% को ब्रेक किया तो कितना आएगा, 69% को ब्रेक किया आएगा 69 डिवाइड बाय 100, 69/100, सही है ना। सबको पता है आर इंटू आर, आर इंटू आर क्या होता है बोलो भाई एरिया होता है। जल्दी से बेस को उठाओ, बेस कितना है 100, 169 को जोड़ा कितना गया 169। तो बताइए 100 किसका स्क्वायर है बोलो भाई 10 का। 169 किसका स्क्वायर है 13 का 13 का, सही है ना। ये सोचो। अब एक बात बताओ, ये रेशियो का साइन थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं ताकि रेशियो का साइन लगे। अब मेरे को ये बताओ बच्चे, तुरंत आपका ये स्क्रीन पे देखते ही उतरना चाहिए था कि एरिया 69% बढ़ा। 69% को ब्रेक करेंगे, 69 डिवाइड बाय 100, बेस को उठाएंगे 100, 69 जोड़ेंगे 169। 100 किसका स्क्वायर है 100 किसका स्क्वायर होता है बोलो भाई 10 का 10 का। और 169 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का। आपको बस यही चाहिए रेडियस कितना बढ़ा। पहले रेडियस कितना था 10 था, अब कितना हो गया 13, 13 हो गया। तो सोचिए 10 से 13 कितना बढ़ गया 3 बढ़ा है, किस पर 10 पर, 3/10 परसेंट के लिए गुणा में 100। तो कितना आंसर आना चाहिए बोलो बच्चे 30%। 30% इज राइट आंसर, ठीक है ना। बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना तुरंत आप बता देंगे 30%। तो इसका मीनिंग समझ तो आ गया ना आपको, मतलब ये कंसेप्ट समझ गया, परसेंटेज को ब्रेक करना। अब किसी में भी आ जाए, जैसे सिलेंडर में आ जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर में चेंज देगा एच में चेंज देगा, तो आर स्क्वायर आर 2 बार आएगा, एच 1 बार आएगा, वॉल्यूम, ऐसे सारी की सारी बातें आप बताने सीख जाएंगे। किताबों में जब आप देखते हैं, किताबों के अनुसार इक्वेशंस बनती है, वो सर्कल का रेडियस को आर मानता है या एक्स मानता है, पूरा फिर सोल्व किया जाता है, आधे पेज का सोल्व होता है। और आपको बार बार मैं ये सिखा रहा हूँ बच्चे, पेपर अगर आपको अच्छा करना है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आपको बहुत अच्छी करनी है, तो मैथ्स ऐसे नहीं कि मैथ्स किताबी फॉर्मूले से आपको आना चाहिए। कंपटीशन एग्जाम की अगर आप बात करते हैं तो सिर्फ 10th लेवल तक का मैथ आता है, और ऐसा कोई भी बच्चा नहीं कि 10th लेवल तक हमने मैथ ना पढ़ाओ। बट जिस तरीके से हमने पढ़ रखा है, किताबी फॉर्मूले से पढ़ रखा है, अगर आप उस तरीके से करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा
और कंपटीशन एग्जाम के अंदर सारा का सारा जो रोल है वो टाइम का है। टाइम बचाने का क्या तरीका होता है? टाइम बचाने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप कंसेप्ट को ऐसे करो कि कम से कम बात पे ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर करो। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको एक एक चैप्टर के अंदर 5-5 या 6-6 बातें बताई जाएगी। यहाँ पे एक बात पर, मैं बार बार बोलता हूँ, एक बात पर 5 या 6 चैप्टर करवाए जाएंगे, तब जाके आपका मैथ अच्छा होता है। कभी भी मैथ्स की, हमेशा टीचर्स बोलते हैं मैथ्स में स्पीड होनी चाहिए, तो स्पीड कैसे बनेगी बच्चे? स्पीड हमेशा ध्यान रखना, स्पीड तब तक नहीं बनती जब तक आप एक तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन ना करते। अब तक नोट करो, मैं कब से पढ़ा, लगभग ब्रेक भी दे रहे हैं, चाय का ब्रेक देंगे आपको 5 मिनट का, तो आप चीज नोट करो। जितने भी कंसेप्ट का है, तरीका तो एक ही लगाया ना, एक तरीका बार बार क्या, परसेंटेज को ब्रेक किया, ठीक है भाई, प्रतिशत को तोड़ेंगे, क्या बनेगा? फ्रैक्शन भिन्न बनेगा। भिन्न का मतलब क्या होता है? पी, हर चीज। कई बार बच्चा बोलता है कि ऑफलाइन में तो हम सारी बातें पूछ सकते हैं, मैं हर बात बोलता हूँ। फ्रैक्शन, अगर मैंने फ्रैक्शन नाम बोल दिया, पहली बात हिंदी में भिन्न बोल दिया, तो मैं कभी भी जब तक भिन्न के बारे में ना बताऊं ना, भिन्न क्या होता है, पी बाई क्यू की फोन आगे नहीं जाएंगे। तो आप ये 1% भी जो मैं वर्ड बोलूंगा, मैं मान के चल रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं पता, वो सारी की सारी बातें आपको बताई जाएगी। सही है ना? मिलते हैं फिर आगे, स्टार्ट डिस्कस करेंगे भी 5 मिनट बाद। ओके, थैंक यू।
हाँ ठीक है फ्रेंड्स, फिर चलते हैं आगे। और जैसा कि आपको बताया था, ये परसेंटेज ब्रेक करना, अगले पेज पे आते हैं। और फ्रैक्शन बनाना, फ्रैक्शन के बारे में क्या होता है, पी बाई क्यू का फॉर्म, वो चीज़ भी सीख गए होंगे आप। अब जो अर्थमेटिक का सबसे बड़ा पार्ट है वैल्यू, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, मैं काफ़ी बड़ा मतलब ये टैगलाइन है। जैसे आप फेसबुक वगैरह पे देखेंगे, जितने भी सारे कंसेप्ट होते हैं, बच्चे जो जो सिलेक्ट होते हैं तो वो एक लाइन लिखते हैं, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। ये अर्थमेटिक के हर एक पार्ट, जितना भी अर्थमेटिक के कंसेप्ट है, चैप्टर है, सब में यूज होता है। ये क्या होता है एक्चुअली में कि आपको एक वैल्यू वाला कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, क्या चीज़ है ये वैल्यू। इस चीज़ पर आप सारा अर्थमेटिक बनाएंगे। लिख देता हूँ मैं एक बार, वैल्यू, वो वैल्यू किसकी मीन्स गिवन, वो वैल्यू किसकी है वो नीचे आएगा, इनटू में गुणा में रिक्वायर्ड चाहिए जिसकी, वो गुणा में आएगा। पेपर में कोई वैल्यू दी मिलेगी, आपको जल्दी से पहचान करना वो वैल्यू किसकी है, वो नीचे आएगा, रिक्वायर्ड चाहिए किसकी, वो इसकी गुणा में आएगा। ये एक ऐसा कंसेप्ट है अर्थमेटिक के अंदर, अगर आप ये वाला पार्ट सीख लेते हैं तो आने वाले हर एक टॉपिक इस पर डिपेंड होते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आप इससे ही करने लग जाएंगे। अब एक छोटी सी आप मेरे को बात बताओ, जैसे वैल्यू क्या होता है, तीन चीज़ें, शेयर, रेशो और परसेंटेज, इन तीनों को छोड़ के बाकी सब वैल्यू है। 10 लड़के, 10 लड़कियां, 10 पंखे, 10 टीचर, 10 रुपये, 10 किलो, ठीक है ना, ये सारे के सारे वैल्यू हैं। अगर मैं आपको एक रेशो लिख रहा हूँ भाई, दो दोस्त है ए और बी, उनकी इनकम का रेशो दे दिया 5:3, ए और बी ये दो दोस्त है, और इनकी इनकम का रेशो आ गया 5:3, 5:3 सपोज, ऐसे दे दिया आपको ए और बी की इनकम का रेशो। ये है इनकम, ए और बी की इनकम का रेशियो आपको दे दिया 5:3, 5:3, ठीक है। और आपको पेपर वाला किसी भी एक चीज़ की वैल्यू दे देता है, आपको ए का इनकम दे देता है, बी का इनकम दे देता है, टोटल दे देता है, डिफरेंस दे देता है, कोई भी एक वैल्यू दे के वो आपसे कोई भी वैल्यू पूछ सकता है। पेपर वाले ने बोल दिया दो दोस्त है ए और बी, उनकी इनकम का रेशियो 5:3, और ए का इनकम अगर मैंने लिख दिया सपोज एज इनकम, एज इनकम इज रुपीज 45,000, ए की इनकम है 45,000 रुपये, फाइंड बीज इनकम, और आपको बी का इनकम बताना है। एज इनकम इज, फर्स्ट क्वेश्चन ये इसमें, एज इनकम इज रुपीज 45,000, फाइंड बीज इनकम, बताओ बी की इनकम कितनी है, आपसे पूछ लिया। तो आप ध्यान से देखना, ए और बी की इनकम का रेशियो कितना है, बोलो बच्चे 5:3 है, ए और बी की इनकम का रेशियो 5:3 है, और ए का इनकम 45,000 है और आपसे बी का इनकम पूछा हुआ है। तो तुरंत सोचिए 45,000 वैल्यू किसकी है, बोलो भाई 5 की या 3 की, 5 की, 45,000, 45,000 वैल्यू किसकी है, 5 की, 45,000, 45,000 वैल्यू किसकी, 5 की, ए का इनकम बताने किसकी है, बी की इनकम, तो गुणा में 3, तो कितना आंसर आ जाएगा 5, 9 गुणा में 3, 27,000, 27,000, तुरंत आपका उत्तर आएगा। वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, जल्दी से पहचान करो इसमें वैल्यू क्या है, बोलो भाई। इसके अंदर वैल्यू जो आपका है वो है 45,000, 45,000 वैल्यू है, और ये 45,000 वैल्यू किसकी है, ए का इनकम, वैल्यू किसकी मीन्स गिवन, ये वैल्यू किसका, वो नीचे आएगा, वैल्यू 45,000 किसका, ए का इनकम, इसलिए नीचे आया 5। फाइंड बीज इनकम, बताओ बी का इनकम कितना, तो गुणा में क्या आएगा 3। अगर बाई चांस ये 45,000 ए का इनकम ना होता, सेकंड क्वेश्चन, अगर मैं आपको बोलता ऐसे सेम वही क्वेश्चन, कंसेप्ट वही, ए और बी की इनकम का रेशियो 5:3 है, और अगर मैं बोल देता बीज इनकम इज, बी का इनकम दिया होता, ये बीज इनकम इज रुपीज 45,000, अगर ये लिखा होता बच्चे बी का इनकम 45,000, फाइंड एज इनकम, अब बताओ ए का इनकम कितना, अगर ये लिखा होता बी का इनकम है 45,000, फाइंड एज इनकम, बताओ ए का इनकम कितना। हाँ टी ब्रेक हो गया था बच्चे, बिल्कुल 27,000, बिल्कुल उत्तर आया भी था, शाबाश। मोहित का आया था शायद, बिल्कुल शाबाश, अमन का भी, रवि का भी। घर बैठे आप उसी टाइम जब टी ब्रेक लिया करो, उसी टाइम चाय भी पिया करो, पूरा मतलब हर चीज़ वैसे फील करो आप, ठीक है ना, क्लास वाले तरह, मतलब
है ना, फीलिंग ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल। अब ये बताओ भाई, बी का जो इनकम है वो ₹45,000, बी का इनकम है 45,000 रुपये। बताना ए का इनकम। आपका सबसे बड़ा रूल जो पूरे अर्थमेटिक में काम आएगा वो है वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी। तो अब ये बताओ 45,000 45,000, यहाँ पे किसकी इनकम है, बी का। तो 45,000 के नीचे बी का इनकम आएगा बच्चे, वैल्यू ऊपर आएगी, रेशियो कभी वैल्यू नहीं होता, 45,000 ऊपर आएगा। अब ये है इनकम किसका, बी का, तो बी का मतलब 3 का, तो 45,000 के नीचे क्या आएगा, 3। बताने किसकी, ए की इनकम, तो गुणा में 5। तो क्या आंसर आ गया, सोचिए, 3 15, 15 गुणा में 5, 75, 75,000। ये आपका आंसर आ गया, इनकम 75,000, 75,000। तुरंत वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, 45,000 बी का इनकम है, 75 75, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोला मोहित, अमन और रवि। देखते हैं इनमें से, बिल्कुल जल्दी जल्दी जवाब दिया करो, शाबाश। 45,000 45,000 इनकम किसकी है बोलो बच्चे, बी की, बी का मतलब किसकी, 3 की। बताओ ए की इनकम, तो गुणा में 5, 75,000, 75,000 आ गया। अच्छा एक बात बताइए, अब ये धीरे धीरे इस बात पे पकड़ आपकी बन जाएगी कि वैल्यू क्या है हर एक क्वेश्चन के अंदर। आप अब क्या करेंगे, जब भी पेपर में जाएंगे, कंपटीशन एग्जाम में आपको ऐसा तैयार कर देंगे, आप रकम को देखोगे और रकम में जल्दी से पकड़ोगे कि भी ये वैल्यू है और ये वैल्यू इसकी रिक्वायर्ड, इसकी बैस। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से है, परसेंटेज से है, प्रॉफिट एंड लॉस से है, एसआई से है, सीआई से, हमें कोई मतलब नहीं है। आपको बस एक कंसेप्ट सीख गए। अगर बाई चांस ये वैल्यू, सुनो भाई, अगर मैं बोलता ये 45,000 रुपये ए की इनकम है तो नीचे 5 आएगा, अगर ये 45,000 बी की इनकम तो नीचे 3 आएगा, अगर 45,000 रुपये ए बी दोनों की इनकम टोटल तो नीचे 8 आता, अगर मैं बोलता 45,000 दोनों का डिफरेंस तो नीचे 2 आता। समझ गया ना, अगर ए का इनकम 5 है रेशियो के रूप में, बी का इनकम 3 है, अगर टोटल इनकम होती तो नीचे 8 आता, डिफरेंस होता तो नीचे 2 आता, ए का इनकम है तो नीचे 5 आएगा, बी का इनकम है तो नीचे 3 आएगा। गुणा में, मल्टीपल में क्या आएगा, अगर ए का इनकम पूछे तो 5, बी का पूछे तो 3, और अगर डिफरेंस पूछे तो 2, टोटल इनकम पूछे तो 8। सहमत होना सारे, ठीक है। अच्छा अब आते हैं पॉइंट पे, इसके बेस पे अब आप वैल्यू वाला कंसेप्ट धीरे धीरे जितने ज़्यादा ये मतलब चीज़ें पढ़ते रहेंगे, आप क्वेश्चन ज़्यादा सीखते रहेंगे। ए नंबर इज, एक लिखते हैं इस पर, एक संख्या, ए नंबर इज, ए नंबर इज increased by 44 and 4/9%. A number is increased by 44 and 4/9%. एक संख्या को 44 सही, हिंदी में कोई दोस्त लिखना चाहे तो वैसे सीट देंगे इस पे लिखी हुई ऐसे, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 44 एंड 4/9%। एक संख्या को 44 सही 4/9% बढ़ा दिया गया, एंड रिजल्ट बिकम्स, और परिणाम कितना लिखिए, एंड रिजल्ट बिकम्स रिजल्ट बिकम्स 39,000, 39,000। ध्यान सुनना, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 44 एंड 4/9%। एक संख्या को 44 सही 4/9% बढ़ा दिया गया, रिजल्ट बिकम्स 39,000, और परिणाम प्राप्त हुआ 39,000, 39,000। फाइंड ओरिजिनल नंबर, बताइए वास्तविक संख्या क्या होगी, फाइंड ओरिजिनल नंबर, बताइए वास्तविक संख्या क्या होगी। ए नंबर इज इंक्रीज बाय 44 एंड 4/9%। एक संख्या को 44 सही 4/9% बढ़ा दिया गया। ए नंबर इज इंक्रीज बाय 44 एंड 4/9%। एक संख्या को 44 सही 4/9% बढ़ा दिया गया, रिजल्ट बिकम्स 39,000, और परिणाम प्राप्त हुआ 39,000। फाइंड ओरिजिनल नंबर, बताइए वास्तविक संख्या क्या थी, सोचिए सारे, शाबाश।
एक संख्या को 44 सही 4/9% बढ़ा दिया गया, रिजल्ट बिकम्स 39,000 और परिणाम प्राप्त हुआ 39,000। फाइंड ओरिजिनल नंबर, बताइए वास्तविक संख्या क्या थी। शाबाश, सोचिए। और आने वाले जो जवाब है बच्चे, वो जवाब भी आए हैं 27,000, 27,000। बहुत बढ़िया। मोहित का, अमन का या रवि का इनका जवाब। शाबाश। देखिए, आप जल्दी से परसेंटेज को ब्रेक किए, ये वैल्यू नहीं छेड़नी, आप बस ये सीखना, धीरे धीरे सिखाएंगे आपको वैल्यू क्या होती है। 10 लड़के, 10 लड़कियां, 10 पंखे, 10 टीचर, 10 रुपये, 10 किलो, ये सब वैल्यू है। इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू क्या है बोलो? 39,000, 39,000 वैल्यू है। वैल्यू लास्ट में छेड़ेंगे, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी। क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे, परसेंटेज को ब्रेक करते हैं, सबको पता है परसेंटेज को ब्रेक करेंगे, फ्रैक्शन बनेगा, भिन्न बनेगा। 44 9 जा 44 गुणा में 9 होता 396, 396 प्लस में 4, 400, 400। यह आ जाएगा बच्चे 400/9, 400/9। सब दोस्तों को पता है परसेंट का मीनिंग होता है आउट ऑफ 100, भाग में 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ही आएगा 4/9, 4/9। आप हमेशा अपनी बात पर रहेंगे कि हम परसेंटेज को जब ब्रेक करेंगे, प्रतिशत को जब तोड़ेंगे तो फ्रैक्शन बनेगा, भिन्न बनेगा। भिन्न का मतलब क्या होता है? P/Q की फॉर्म, अंश डिवाइड बाय हर, न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर पार्ट। आप हमेशा बेस वाले पार्ट को उठाएंगे, बेस कितना है बोलो? 9। हमेशा ओरिजिनल बेस वाले पार्ट को उठाएंगे 9, ऊपर वाला पार्ट इंक्रीज है तो जोड़ देंगे, डिक्रीज है तो घटा देंगे, नया नंबर आ जाएगा। आपको फिलहाल क्या बोला गया है? ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय, बढ़ा दिया गया, तो 9 में 4 जोड़ा कितना हो जाएगा? 13 13। 9 में 4 जोड़ा कितना आ जाएगा? 13 13 आ जाएगा। ऊपर वाला पार्ट इंक्रीज की बात करें तो जोड़ देंगे, डिक्रीज की बात करें तो घटा देंगे। 9 में 4 जोड़ा कितना हो गया? 13 13। इसका मतलब ओरिजिनल नंबर 9 था, नया नंबर 13 है, 13 है। क्यों जोड़ा बोलो? क्योंकि इंक्रीज है। बाई चांस डिक्रीज होता तो माइनस भी कर देते। दो ही बातें हो गया, तो बढ़ेगा या घटेगा, सेम का सेम तो नो का नो हो जाएगा। अब ये बताइए, रिजल्ट बिकम 39,000। अब ये रिजल्ट जो है 39,000 है, ये वैल्यू है, और ये वैल्यू किसकी है बच्चे? ये नया नंबर। रिजल्ट बिकम 39,000, इसका मतलब ये कौन सी है? ये नई वैल्यू है, 39,000। आपका सबसे बड़ा रूल वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। तो ये बताओ, आपका सबसे बड़े रूल पे काम करेंगे, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी? 39,000। 39,000 वैल्यू किसकी है बोलो भाई? नए नंबर यानी 13 13 की चाहिए किसकी? पुराना नंबर तो गुणा में 9, तो कितना आएगा? 13 3 और 9 गुणा में 3, 27,000, 27,000। बिल्कुल सही, शाबाश। 27,000 इज राइट आंसर। तुरंत बच्चा सोचेगा 27,000। क्यों? क्योंकि 39,000 जो है वो नया नंबर है। नया नंबर मतलब 13 की वैल्यू है। बतानी है पुराना नंबर। आज तक कंपटीशन एग्जाम में जब भी ये कंसेप्ट यूज हुआ तो हमेशा नया नंबर दिया है। क्यों? क्योंकि पुराना नंबर अगर दिया होता वो तो कोई बच्चा कर लेता। अगर मान लो 39,000 पुराना नंबर होता तो हर बच्चा 39,000 का 44 से 4/9 मतलब थोड़ा टाइम लगता करके उसे जोड़ देता। बट इस क्वेश्चन को हर एक बच्चा ठीक नहीं कर पाएगा। हाँ, बाई चांस अगर ये 39,000 पुराना नंबर होता तो नीचे क्या आएगा बोलो? नीचे आएगा 9। अगर नया नंबर है तो नीचे क्या आएगा? 13। अगर नए और पुराने का डिफरेंस तो नीचे क्या आएगा? 4। और अगर नए और पुराने का टोटल सम तो नीचे क्या आएगा? 22। हर चीज़ आपको बताई जा रही है क्वेश्चन के अंदर भी, इसके अंदर और क्या क्या पॉसिबल है। अगर ये नया नंबर होता, पुराना होता, डिफरेंस होता है, टोटल होता, ये वैल्यू है किसकी वो नीचे आता, रिक्वायर्ड चाहिए किसकी वो गुणा में आता। सही बात है ना? अगर ये 39,000 पुराना नंबर होता तो नीचे 9, नया नंबर है तो नीचे 13 13, डिफरेंस तो नीचे 4, टोटल तो नीचे 22 22। मल्टीपल गुणा में क्या आता? रिक्वायर्ड चाहिए किसकी वैल्यू, वैल्यू चाहिए किसकी। अगर पूछे नया नंबर तो गुणा में 13, अगर पूछे पुराना नंबर तो गुणा में 9, अगर पूछे डिफरेंस तो 4 और टोटल तो 22। बट आज तक पेपर में जब भी कंपटीशन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है तो हमेशा नया नंबर दिया है, पुराना पूछा है। ठीक है ना? एक क्वेश्चन और लिख के देखते हैं। देखिए, ए नंबर इज डिक्रीज्ड बाय, एक संख्या को घटा दिया गया, इस बार डिक्रीज करो। ए नंबर इज decreased by, a number is decreased by 37.5%। एक संख्या को 37.5% घटा दिया गया। ए नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 37.5% एंड रिजल्ट बिकम्स 40,000। एक संख्या को घटा दिया गया 37.5%। ए नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 37.5%। एक संख्या को 37.5% घटा दिया गया
और परिणाम प्राप्त हुआ 40,000, रिजल्ट बिकम 40,000। फाइंड ओरिजिनल नंबर, बताइए वास्तविक संख्या क्या थी। फाइंड ओरिजिनल नंबर, बताइए वास्तविक संख्या क्या थी। एक संख्या को 37.5% डिक्रीज कर दिया गया, घटा दिया गया। ए नंबर इज डिक्रीज बाय 37.5%। एक संख्या को 37.5% डिक्रीज कर दिया गया, घटा दिया गया। रिजल्ट बिकम्स 40,000 और परिणाम प्राप्त हुआ 40,000। फाइंड ओरिजिनल नंबर, बताइए वास्तविक संख्या क्या थी। फाइंड ओरिजिनल नंबर, बताइए वास्तविक संख्या क्या है। हेलो, बिल्कुल हेलो बच्चे, कैसे हो। मनदीप गोदारा, रोहित, मोहित, अमन, रवि, बढ़िया हूँ बच्चे। आप बताओ सारे अच्छे हो। बिल्कुल बढ़िया तरीका हो गया। घर बैठे बैठे आप पढ़ो, मैं भी घर बैठे बैठे आपसे बातचीत करता रहूँगा। बढ़िया, देश बदल रहा है। आंसर आ गया 64,000, 64,000। शाबाश, देखते हैं। बिल्कुल, अब तो थोड़े से आपका कमेंट देखने के लिए मेरे को थोड़ा सा नजदीक आना पड़ता है। 64, शाबाश। 2 बच्चों का आंसर आ गया 64। कल से सामने स्क्रीन लगी होगी बड़ी, तो आप बिल्कुल वैसे दिखाई देंगे कमेंट सारे। 64,000, 2 बच्चों का आ गया, शाबाश, बहुत बढ़िया। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू बच्चे। अब सुनो भाई सारे, देखिए पूरे मैथ में, बात ध्यान रखना, बार बार बोलता हूँ, बात इस क्वेश्चन की नहीं है, बात इस चैप्टर की नहीं है, बात है पूरे मैथ में। पूरे मैथ में याद रखना, आपको सिर्फ वैल्यू पकड़नी है। पेपर में आप जाओ, आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए ये जो क्वेश्चन है किस चैप्टर से है। आपको वैल्यू पकड़नी है, जल्दी से पहचान करनी है कि ये वैल्यू किसकी एंड रिक्वायर्ड चाहिए किसकी। तो आप ये बताओ, फिलहाल इस क्वेश्चन में वैल्यू क्या है, बोलो बच्चे। फिलहाल इस क्वेश्चन में वैल्यू आपकी 40,000, 40,000, ठीक है। अब ये 40,000 वैल्यू किसकी है, जल्दी से परसेंटेज को ब्रेक करो। 37.5%, कोई बच्चा मना नहीं करेगा, बार बार परसेंटेज आपको सुनाई है। 30 से कितना होता है, 3/8, 3/8। कैसे, 37 2 जा 37 गुना में 2 होता है 74, 74 और 1 75, 75, 75/2% के लिए भाग में 100 तो 3/8। ये बात कन्फर्म है हर एक चैप्टर के अंदर। अगर आप परसेंटेज को ब्रेक करते हैं, अगर आप प्रतिशत को तोड़ते हैं, तो आपका फ्रैक्शन बनेगा, भिन्न बनेगा। भिन्न का मतलब क्या होता है, P/Q की फॉर्म, अंश डिवाइड बाय हर, न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर पार्ट। और आप हमेशा डिनोमिनेटर पार्ट को उठाओगे, हर वाले पार्ट को उठाओगे, क्योंकि वो बेस होता है। इंक्रीज या डिक्रीज हमेशा बेस पे होता है। तो आपने ओरिजिनल नंबर कितना बोलो बच्चे, 8 बेस को उठाया। ऊपर वाला पार्ट इंक्रीज है तो जोड़ देंगे, डिक्रीज है तो घटा देंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो जो बातें पॉसिबल होती है मैं सारी बातें बोलता रहूंगा। आपके दिमाग में कभी नहीं आएगा कि सर ये है तो आपने ये कर दिया, अगर ये होता तो क्या करते, कुछ नहीं। जो जो बातें, या तो बढ़ेगा या नंबर घटेगा। अगर बढ़ेगा तो ऊपर वाला जोड़ दो, घटेगा तो घटा दो। फिलहाल बोलो क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज। डिक्रीज मतलब घट गया नंबर। तो 8 में 3 कम किया, कितना हो गया, 5। ये आपका नया नंबर आ गया। इसका मतलब और एक रेशियो आ गया, नए नंबर और पुराने नंबर का रेशियो आ गया। अगर पुराना नंबर 8 था तो नया नंबर 5। और रियल में बताओ भी नया नंबर कितना है, बोलो बच्चे, 40,000, 40,000। रियल में नया नंबर है 40,000, 40,000, 40,000। ये 40,000 वैल्यू किसकी, नए नंबर की, मतलब वैल्यू किसकी, 5 की। चाहिए किसकी, 8 की। बिल्कुल, क्या आंसर आएगा, 64,000, 64,000। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। जिन बच्चों का आंसर था 64,000। तुरंत वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी। मैथ स्पेशल कब आ रहा है, जल्दी बच्चे, अभी लॉन्च कर देंगे दोस्त, अगले वीक तक डेट बता देंगे आपको, ठीक है ना। मैथ स्पेशल, जिसके अंदर मैथ स्पेशल में टीयर 1, टीयर 2 के, ठीक है ना, उसके लिए काफ़ी अच्छी हमने बुक्स वगैरह वो बना रखी है, नोट्स है, वो आपको इसी के माध्यम से ऐप वगैरह से प्रोवाइड करवाएंगे। जो वैसे आप मतलब लेके उसको डाउनलोड करके जो प्रोसेस होता है उससे कॉपी करवाएंगे। मतलब घर बैठे सारी की सारी सुविधाएं जो बच्चा दिल्ली आके करता है वो करवा सकते हैं आपके लिए। हाँ, थोड़ा सा लेट ऑनलाइन से मैं इसी से जुड़ा हूँ, क्योंकि बाकी जो ऑफलाइन क्लासेस चलती रहती थी उसमें लेते हैं। अब ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी अच्छी मेहनत करेंगे इस पर, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन सारे के सारे। हाँ, अभी बताओ बच्चे, परसेंटेज को जब ब्रेक करते हैं तो क्या बनेगा। अब दिमाग में, जैसे मैं, अब देखो मैं तो आपके पास तो नहीं बैठा हूँ, बट फिर भी ये बात बोला करो।
जब भी परसेंटेज को ब्रेक क्लास में होते तब हम बुलवा देते हैं, ऐसे में बुलवाने की आपसे कोशिश कर रहा हूँ भाई। परसेंटेज को ब्रेक करेंगे क्या बनेगा, फ्रैक्शन, भिन्न बनेगा। भिन्न में से हमेशा कौन सा पार्ट उठाएंगे, बेस। ऊपर वाला पार्ट इंक्रीज तो जोड़ना है, डिक्रीज तो घटाना है, ऐसे दिमाग में बोलते हैं ना आपको भी, ठीक है ना। हाँ, और वैल्यू दे दी, जो भी वैल्यू देगा, अगर नई वैल्यू है तो 40,000 वैल्यू किसकी, 8 इसकी, 5 की। पुरानी तो वैल्यू किसकी होती, 8 चाहिए किसकी, जो इसकी वैल्यू पूछे आपसे, ठीक है ना, जो आपसे पूछे तुरंत, जो वैल्यू पूछे वो आप तुरंत आप बता देंगे वैल्यू किसकी चाहिए इसकी। मेरे विचार से कोई दिक्कत आएगी नहीं। हाँ, किताबों वगैरह में क्या लिखा होता है बच्चे, किताबों में एक्स के तरीके से लिखा होता है। हाँ सर, आप रेगुलर तो रहेंगे ना ऑनलाइन क्लास पे, बिल्कुल बिल्कुल रहेंगे बच्चे, ऑनलाइन क्लास पे रेगुलर रहेंगे। एक बात बताइए यार, जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो ऑफलाइन के अंदर देखना मार्कर वगैरह, मतलब हर चीज़ें वो, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, देखो ऐसे उंगली से ऐसे बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। मैं तो सोच रहा हूँ धीरे धीरे जो ना ऑफलाइन पढ़ाना ही बंद कर देंगे, ऑनलाइन ही पढ़ाया करेंगे, ठीक है। इसके बस सेलेक्ट किया और ये लो, ये आपका ईजी, मतलब खूब अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। मैं तो इस बोर्ड से भी काफ़ी अच्छा प्रभावित हूँ जो इन्हें मतलब कंपनी ने प्रोवाइड करवाया हमें, तो चिंता ना करें, मेरा मन ही इसका। बट हाँ, वही फीलिंग, क्लास वाली फीलिंग, जैसे बच्चे क्लास से बोलते रहते हैं वैसे आपसे बातचीत करते रहेंगे। अभी फिलहाल जो है ना, मेरे को कमेंट आपका देखने थोड़ा सा दूर जाना पड़ रहा है। अभी कल ये स्क्रीन सामने लगी हुई है तो मैं यहाँ से खड़ा कर आपके कमेंट देखता रहूँगा, ठीक है। तो उससे मतलब ये लगाओ क्लास वाली फीलिंग आएगी। और ऑनलाइन कन्फर्म ऑनलाइन पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि आज मैंने क्लासें ली उसके बाद 10 दिन तक नहीं लेंगे। हर वीक जो अपना शेड्यूल रहेगा उस शेड्यूल के अनुसार क्लासें चलती रहेगी, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ चलिए, एक बात बताइए आप मेरे को, तो जब भी वैल्यू वाली बात, वैल्यू समझ गए ना, 10 लड़के, 10 लड़कियां, 10 पंखे, 10 टीचर, 10 रुपए, सारी वैल्यू है। और ये धीरे धीरे ये वैल्यू वाला कंसेप्ट 2-3 टॉपिक तक आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। उसके बाद तो बच्चे फर्क ही नहीं पड़ेगा। कंपटीशन एग्जाम का जो मैथ्स आप देखोगे, आपको ये नहीं फर्क पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से है, सारे के सारे कंसेप्ट आप ऐसे करने लग जाएंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल देखिए अगला जो पॉइंट बताते हैं इस पर। अब एक बात बताइए, वैल्यू वाला कंसेप्ट रहेगा, बट जो बच्चे मतलब आप एक बच्चा इस किसी पेपर देने चला गया, उसके अंदर इतने % उसने नंबर लिए, इतने नंबर से फेल होगा, क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा। एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर आप पहचान करना वैल्यू किसकी है, चाहिए जो भी करना है लिखिए। इन एन एग्जाम, एक परीक्षा में, इन एन एग्जाम, एक परीक्षा में, रोहित गोट, इन एन एग्जाम रोहित गोट 346 मार्क्स। एक परीक्षा में रवि ने, इन एन एग्जाम रोहित गोट 346 मार्क्स, एक परीक्षा में रोहित के 346 नंबर आए एंड फेल्ड बाय, और फेल हो गया बच्चे, एंड फेल्ड बाय 14 मार्क्स। इन एन एग्जाम रोहित गोट 346 मार्क्स, एक परीक्षा में रोहित के 346 नंबर आए और 14 नंबर से फेल हो गया। मिनिमम पास परसेंटेज, मिनिमम पास परसेंटेज 40%। पास होने के लिए कम से कम 40% अंक चाहिए। इन एन एग्जाम रोहित गोट 346 मार्क्स, एक परीक्षा में रवि के 346 अंक आए एंड फेल्ड बाय 14 मार्क्स, और 14 नंबर से बंदा फेल हो गया। मिनिमम पास परसेंटेज 40%, पास होने के लिए कम से कम 40% अंक चाहिए। फाइंड मैक्सिमम मार्क्स इन एग्जाम, बताओ मैक्सिमम कितने मार्क्स की वो परीक्षा थी। फाइंड मैक्सिमम मार्क्स इन एग्जाम। फाइंड मैक्सिमम मार्क्स इन एग्जाम, बताइए मैक्सिमम परीक्षा कितने नंबर की थी। एक परीक्षा में रोहित के 346 नंबर आए एंड फेल्ड बाय 14 मार्क्स, और 14 नंबर से बंदा फेल हो गया।
मिनिमम पास परसेंटेज 40% और पास होने के लिए कम से कम 40% चाहिए, अंक चाहिए। फाइंड मैक्सिमम मार्क्स इन एग्जाम। बताओ परीक्षा मैक्सिमम कितने नंबर की थी? मैक्सिमम मार्क्स इन एग्जाम, मैक्सिमम कितने नंबर आ सकते हैं एग्जाम में? अब सुनो भाई, एक बात बताइए बच्चे, वैल्यू क्या होती है? अब सीखना ध्यान से। वैल्यू क्या होती है? 10 लड़के, 10 लड़कियां, 10 पंखे, 10 टीचर, 10 रुपए, 10 अंक, ये सब वैल्यू होता है परसेंटेज शेयर रेशियो को छोड़कर। फिलहाल 346 भी वैल्यू है, 346 346 भी वैल्यू है, 14 मार्क्स ये भी वैल्यू है। बट एक बात बताइए, 346 वैल्यू तो है 346, बट 346 आपके कोई काम की वैल्यू नहीं है। बोलो क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता ये विच परसेंट, ये 340 वैल्यू कितने परसेंट की है। ध्यान सुनना बातें, वरना क्या होता है बच्चा सीखता है कि सर आपने वैल्यू यूज करी, आपने ये वैल्यू यूज क्यों करी, ये वैल्यू यूज क्यों नहीं करी। तो मैं आपको विद लॉजिक बता रहा हूँ ये काम आपने क्यों नहीं किया और ये काम आपने क्यों किया, वही एक तरीका होता है सबसे बढ़िया मैथ सीखने का। 340 वैल्यू है, बट वो वैल्यू आपके काम की नहीं है। क्यों काम की नहीं है? मेरे नंबर 340 आए ये पता है, बट ये तो नहीं पता ना मेरे कितने परसेंट नंबर आए। हाँ, अगर मैं बोलता मेरे 340 नंबर आए और मेरे 30% आए, 40% आए, 70% आए, 80% आए, तब वो वैल्यू काम की थी। 340 वैल्यू 80 90 जो की होती। फिलहाल 340 वैल्यू है, बट वो वैल्यू कितने परसेंट की है नहीं पता। दूसरी बात, 14 मार्क्स 14 नंबर ये भी वैल्यू है। 14 मार्क्स इज एल्सो वैल्यू, बट ये भी आपके वैल्यू काम की नहीं है। बोलो क्यों? आपको ये लिखा हुआ है कि वो बंदा रोहित जो है वो 14 नंबर से फेल हो गया, बट ये नहीं बताया कि रोहित कितने परसेंट से फेल हो गया। अगर ये लिखा होता कि रोहित 14 अंक से फेल हो गया और रोहित 3% से फेल हो गया, 5% से फेल हो गया, तब वो काम चल जाता। वो 14 वैल्यू 3% या 5% की होती। समझ रहे हो ना? ये तो पता है कि 14 वैल्यू किसकी है, 14 नंबर 14 वैल्यू किस फेल हो गया, बट कितने परसेंट की ये नहीं पता। तो आपके वो काम की वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि वो ये नहीं पता 14 इज विच परसेंट, कितना परसेंट की वैल्यू है। ओके, आप ये बताइए पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए भाई? पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए। परसेंट तो एक ही दी हुई 40%। दिमाग लगाओ, मेरे 346 नंबर आए और मैं 14 नंबर से फेल हो गया, तो सोचो मैं कितने में पास आ जाता? 346 तो मेरे आए हैं, 14 नंबर से मैं फेल भी हूं, तो 346 में 14 और आ जाते, 360 में मैं पास हो जाता। बोलो भाई, 360 वैल्यू जो वो आपके काम की है, 360 वैल्यू जो है वो आपके काम की है, क्योंकि 360 नंबर में आप पास हो जाते हैं। और ये वैल्यू कितने परसेंट की है? बोलो 40% की है। टोटल परसेंट कितना होता है? मैक्सिमम 100 होता है। वैल्यू किसकी चाहिए? किसकी? तो 100% होता है। परसेंट बार बार लिखो मत से, बात एक ही है, ठीक है ना? कितना आंसर आएगा? 4 9, आंसर आएगा 900 900। टोटल जो परीक्षा है वो कितने नंबर की है? बोलो भाई, 900 की है, 900 की है। शायद बच्चों ने जवाब दिया था क्या? हाँ, जवाब आया था, बिल्कुल 2 जवाब आए थे बच्चे, 900 900। 21 बंदे का नाम किससे पता लगा? नहीं पता, ये बड़ी स्क्रीन हो गई तब पता लगेगा ना। हाँ, 900 जवाब आया था। वैसे मेरे फोटो दिखाई, एक बच्चे ने फोटो लगा रखी है बाइक की, एक ने आर लिखा हुआ है ऐसे नाम, पुरुषोत्तम, मोहित, रवि, रोहित। हाँ सुनो भाई, 346। देखिए अब ये तरीका होता है सबसे बढ़िया सीखने का। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे बोल देता भाई 346 नंबर मेरे आए और मैं 14 नंबर से फेल हो गया, तो पास कितने में हो जाता? 360 में। 360 वैल्यू किसकी? 40 की चाहिए, किसकी? 100 की। उत्तर आ गया 900। बट आपका मैथ बहुत अच्छा तब तक नहीं होगा, मैथ बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर तब तक नहीं होगा तब जब तक आपको ये ना पता लगे कि 340 भी तो सर वैल्यू थी, वो आपने क्यों नहीं उठाई। 14 भी तो वैल्यू थी, वो आपने क्यों नहीं उठाई। सही है ना? अब मेरे को ये बताओ, अगर आपको इस बात का ज्ञान हो गया कि 346 वैल्यू है वो इस केस में उठाई जा सकती है, 14 भी वैल्यू है वो इस केस में काम आ सकती है, तो आप मैथ कभी समस्या में नहीं आएगा, आप मैथ कभी नहीं भूलेंगे। 340 वैल्यू आपके काम की कब होती? 340 नंबर आपकी एक परीक्षा में आए
और आपके वो अंक जो 30% आए तो 346 वैल्यू 30 की होती। 14 वैल्यू काम की कब होती, मैं 14 नंबर से फेल हो गया और मैं 3% से फेल हो गया, फिर वो 14 वैल्यू 3 की भी होती। सही है। फिलहाल आपको पता है बच्चे 346 नंबर आपके आए, 14 नंबर से आप फेल हो तो पास 360 में 360 में होते हैं, और मिनिमम पास परसेंट कितना है 40, तो 40 लिख दिया। 346 वैल्यू किसकी, 40 की चाहिए, टोटल 100। अगर बाई चांस टोटल 100 ना पूछता, ये पूछता एक बंदा जिसके नंबर आ गए 80%, तो बताओ उसके कितने नंबर आए, तो तुरंत मैं लिखता 360 वैल्यू किसकी, 40 की। 360 वैल्यू किसकी बोलो भाई, 40%। की परसेंट बार बार मत लिखो, वैल्यू बताओ 80% की, तो वो कम खत्म हो गया, ठीक है ना, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, आंसर आता 720। आई ना बात समझ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे विचार से धीरे धीरे बात बढ़ने लग जाएगी, आपकी इस बात में पकड़ बन जाएगी, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी। देखो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। रोहित का नाम लिखने के बाद अब लड़की का नाम लिखते हैं बच्चे, ठीक है ना। इन एन एग्जाम पूजा गोट, एक परीक्षा में इन एन एग्जाम पूजा गोट 248 मार्क्स। एक परीक्षा में पूजा के 248 नंबर आए। इन एन एग्जाम पूजा गोट 248 मार्क्स। हाँ, ये नाम आप अपनी मर्जी से भी लिखवा सकते हो, कोई बच्चा बोल दे भी ये नाम लिखो, वो भी लिख देंगे। एक बार ऐसे मैं क्लास में लिखवा रहा था, मैंने इन एन एग्जाम पूजा नाम लिख दिया, तो एक बच्चा बोला सर पूजा मत लिखो, बाकी कुछ भी लिख दो। ऐसी भी कोई दिक्कत है तो भी आप बता सकते हो। हाँ, इन एन एग्जाम पूजा गोट 248 मार्क्स। एक परीक्षा में पूजा के 248 नंबर आए, विच इज, जो कि, विच इज 18 मार्क्स मोर देन पास मार्क्स। एक परीक्षा में पूजा के 248 नंबर आए, जो कि 18 नंबर ज़्यादा है पास हो गए। याद रखना, एक परीक्षा में पूजा के 248 नंबर आ गए, जो कि 18 नंबर ज़्यादा है पास हो गए, यानी पास हो गए 18 नंबर पूजा ज़्यादा लेगी। मिनिमम पास परसेंटेज 40%, पास होने के लिए कम से कम 40% रैंक चाहिए, वही सेम तरीका। मिनिमम पास परसेंटेज 40%, पास होने के लिए कम से कम 40% रैंक चाहिए। इन एग्जाम पूजा को 248 मार्क्स। एक परीक्षा में पूजा के 248 नंबर आए, विच इज़ 18 मार्क्स मोर देन पास मार्क्स, जो कि 18 नंबर ज़्यादा है पास हो के। मिनिमम पास परसेंटेज 40%, पास होने के लिए कम से कम 40% रैंक चाहिए। इन सेम एग्जाम, सेम परीक्षा में लिखो बच्चे, इन सेम एग्जाम, इन सेम एग्जाम ज्योति गोट 80% मार्क्स। सेम परीक्षा में ज्योति के 80% मार्क्स आए। फाइंड ज्योति स्कोर, बताओ ज्योति का स्कोर कितना। फाइंड ज्योति स्कोर, बताइए ज्योति का स्कोर कितना बच्चे, बड़े ध्यान से सोच समझ के बताना। एक परीक्षा में पूजा के 248 नंबर लेती है, विच इज़ 18 मार्क्स मोर देन पास मार्क्स, जो कि 18 नंबर ज़्यादा है पास हो के। मिनिमम पास परसेंटेज 40%, और पास होने के लिए कम से कम 40% रैंक चाहिए। इन सेम एग्जाम ज्योति को 80% मार्क्स, सेम परीक्षा में ज्योति के 80% रैंक आए। फाइंड ज्योति स्कोर, बताओ ज्योति का स्कोर कितना है। लिखना इतने बड़े बच्चे, बिल्कुल तेज, तुरंत, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी बहस, आपसे फास्ट कोई ना करे।
कितना आंसर आया है? दिया नहीं आपने आंसर अब तक? चलो बता रहे हैं आपको। अब सुनो भाई, एक बात बताओ बच्चे, दिमाग लगाओ। 248 पूजा के नंबर आए 248, 248 ये भी वैल्यू है। 18 मार्क्स से ज़्यादा आगे पास हो गए, ये भी वैल्यू है। अब एक बात बताओ, आपकी काम की वैल्यू कौन सी है? 248 भी वैल्यू है, बट ये आपकी काम की वैल्यू नहीं है। बोलो क्यों काम की नहीं है? आपके काम की वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि 248 नंबर तो आपके आए हैं, बट ये नहीं बताओ कितने परसेंट है। एक परीक्षा में मेरे 248 नंबर आ गए, बट ये तो नहीं पता ना कितने परसेंट है। 248 वैल्यू काम की कब होती? अगर मैं बोलता भी मेरे 248 नंबर आए जो कि 60% है, 40% है, 80% है, तब ये वैल्यू काम की होती। 18 मार्क्स ये भी वैल्यू है, बट ये वैल्यू आपके काम की नहीं है बिल्कुल भी। काम की वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि ये नहीं पता कि 18 मार्क्स जो कितने परसेंट की वैल्यू है। अगर मैं बोलता भी मैं 18% ज़्यादा आगे पास होके और मेरे 3% ज़्यादा आगे पास हो गए या 5% ज़्यादा आगे, तब वो 18 वैल्यू 3 या 5% की होती। इसलिए 18 आपके काम की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, मिनिमम कम से कम पास होने के लिए नंबर आपको 40% चाहिए। अब बताओ पास कितने में हो जाते आप? पूजा के 248 नंबर आए और जो कि 18 मार्क्स मोर देन पास मार्क्स, 18 नंबर ज़्यादा है पास होके। पूजा के नंबर जो आए वो 248 आए जो कि 18 नंबर ज़्यादा है पास हो गए, तो इसका मतलब पास कितने में हो जाता है? केवल 230 में। सोचो भाई, 248 मेरे नंबर आए हैं और 18 नंबर ज़्यादा है पास हो गए, तो मैं पास कितने में हो जाता? 230, 230 में। तो बोलो वैल्यू क्या हुई? 230, 230 वैल्यू हुई। अच्छा 230 वैल्यू किसकी? मिनिमम पास यानी 40% की। बताओ कुल अंक कितने? तो गुणा में 100 करते, टोटल परसेंट तो 100 होता है। अगर बाई चांस पेपर वाला पूछता कि कुल अंक कितने, तो गुणा में 100 करते। बट फिलहाल यहाँ पे कुल अंक नहीं पूछे जा रहे, फिलहाल पूछे जा रहे फाइंड ज्योति स्कोर। ज्योति गोट 80% मार्क्स। बताओ ज्योति का स्कोर क्या है? और ज्योति ने 80% स्कोर किया, तो गुणा में क्या आएगा? 80। 230 वैल्यू किसकी? 40 की चाहिए, किसकी? 80। तो क्या आंसर आएगा? बोलो भाई 40, 2 आंसर आएगा 460, 460। तुरंत उत्तर बोल देंगे 460, 460। 200 तुरंत सोचना है बच्चे। 230 वैल्यू किसकी? हाँ 230 वैल्यू किसकी? 230। 230 वैल्यू किसकी? 40 की चाहिए, किसकी? 80 की। तुरंत आ जाएगा 460, 460। तुरंत आपका उत्तर जवाब आएगा। यानी बार बार आपको एक ही चीज़ पे काम करना है बच्चे, हर एक चैप्टर के अंदर, हर एक क्वेश्चन के अंदर वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी। और ये पॉइंट आपका इतना सॉलिड कर देंगे, बार बार सारे क्वेश्चन इससे करेंगे। सोच के देखिए, जब आप एक बात से, एक कंसेप्ट से सारा का सारा मैथ करना सीख जाते हैं, तो स्पीड कितनी ज़बरदस्त बनेगी आपकी। समझ आ गया ना सबको? 248 वैल्यू है, बट वो वैल्यू आपके काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नहीं पता कितने परसेंट की वैल्यू है। 18 वैल्यू है, बट आपको ये नहीं पता कितने परसेंट की वैल्यू है। हाँ, पिछले क्वेश्चन में इन दोनों को जोड़ा क्यों था, इसमें घटाया क्यों है, तो सोच के देखिए। अगर मेरे 248 नंबर आए और मैं 2 नंबर से फेल हो गया, तो इसका मतलब मैं 250 में पास होता। अगर मेरे 248 नंबर आए और पास होके 2 नंबर ज़्यादा आ गए, इसका मतलब मैं 246 में पास होता। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, अगले लिखो, एक और लिखो क्वेश्चन। इन एन एग्जाम, एक परीक्षा में इन एन एग्जाम मोनिका फेल्ड बाय 12 मार्क्स। एक परीक्षा में मोनिका 12 नंबर से फेल हो गई। इन एन एग्जाम मोनिका फेल्ड बाय 12 मार्क्स। एक परीक्षा में मोनिका 12 नंबर से फेल हो गई, बड़ा दुख हुआ मोनिका को। एंड उससे भी ज़्यादा दुख तब हुआ जब पता लगा एंड इन सेम एग्जाम सुमित गोट 18 मार्क्स मोर देन पास मार्क्स। एक परीक्षा में मोनिका 12 नंबर से फेल हो गई और सेम परीक्षा में सुमित 18 नंबर ज़्यादा ले गया पास होके। एक परीक्षा में मोनिका 12 नंबर से फेल हो गई और सेम परीक्षा में सुमित 18 नंबर ज़्यादा ले गया पास होके। अगली लाइन लिखो बच्चे।
Sumit score is 5% more than मोनिका स्कोर। सुमित का स्कोर 5% अधिक है मोनिका के स्कोर से। फाइंड टोटल मार्क्स इन एग्जाम। ये जब क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो उसके अंदर क्या होगा, क्वेश्चन लिखा आएगा, पीडीएफ में देंगे आपको, सीधा ये लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जो क्लास स्टार्ट करेंगे 2-3 में जो रेगुलर बैच होगा तो उसके अंदर क्या होगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा आएगा, ऐसे मतलब लिखाएंगे नहीं बार बार। एक परीक्षा में मोनिका फेल हो गई 12 नंबर से, और सेम एग्जाम में सुमित 18 नंबर ज़्यादा ले गया पास हो गए, पास मार्क्स से। सुमित स्कोर इज 5% मोर देन मोनिका स्कोर। सुमित का स्कोर जो 5% ज़्यादा है मोनिका के स्कोर से। फाइंड टोटल मार्क्स इन एग्जाम। बताओ इस परीक्षा कुल कितने नंबर की है। तो एक बात बताओ बच्चे, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन के अंदर भी 12 वैल्यू, 12 वैल्यू है, बट आपके काम की वैल्यू नहीं बोलो, क्योंकि ये नहीं पता 12 वैल्यू किसकी है। 18 मार्क्स, ये भी वैल्यू, बट आपको ये नहीं पता ये वैल्यू किसकी है। दोनों का डिफरेंस कितना है, 5%। अभी बताओ 5% ये परसेंटेज है, ये वैल्यू, ये किसकी है, दोनों के डिफरेंस की। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक बंदा पास होके 12 नंबर से फेल हो गया, और दूसरा बंदा पास होके 18 नंबर ज़्यादा ले गया, तो दोनों में डिफरेंस जो वो 30 का है, 30 का है। समझो ध्यान से, एक बंदा 12 नंबर से फेल हो गया और दूसरा बंदा पास होके 18 नंबर ज़्यादा ले गया, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो 30 का है, 30 का है। हाँ, हमें वैल्यू चाहिए नंबरिंग में 30 वैल्यू है। बोलो बच्चे 30 वैल्यू किसकी, 30 वैल्यू हो गई 5% की, चाहिए टोटल मार्क्स, तो गुणा में 100%, गुणा में 100, तो आंसर कितना आएगा 600, 600। जो कुल परीक्षा है वो कितने नंबर की है बच्चे, 600 की, 600 की परीक्षा है। तुरंत बच्चे ने बोला भी था, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुरंत आंसर कितना आ जाएगा, बोलो 600, 600। चलेगा ना भाई। हाँ, इससे आगे अभी तो आगे सर वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। इससे आगे अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे बच्चे, ठीक है। तो अब चीज़ है, अगली बार से जब भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी कोशिश ये करेंगे, इसकी लिखा आएगा, डायरेक्ट लिखने में हमारा टाइम खराब भी नहीं होगा। सीट करनी दे देंगे भी, आज इतनी आपको सीट में जितने क्वेश्चन करने हैं, फिर वो डाउट करेंगे, ठीक है। और ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू, ओके।